मिलिए, यू नीड टू डिसाइड वेयर यू वांट टू गो। किसी को चाहिए मुझे महीने का सॉरी साल का 1 करोड़ चाहिए, तो आप 1 करोड़ की मेहनत करो। किसी को चाहिए मुझे 7 लाख ही चाहिए साल का, तो आप 7 लाख की मेहनत करो। आपको पता है कि आपको कितने की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी फैमिली को सपोर्ट करना है या आपके छोटे भाई-बहन हैं उनको सपोर्ट करना है या नहीं सपोर्ट करना है, आप उस हिसाब से अपना प्लान करिए एंड उस हिसाब से मेहनत करिए। ओके सो हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट पूर्वी मालिया मैम फ्रॉम एनआईटी इलाहाबाद। इन्होंने एमसीए किया हुआ था एनआईटी इलाहाबाद से, और आज हम एज अ स्टूडेंट इनकी जर्नी और इनकी एक्सपीरियंस से हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जो जीवन में एक विद्यार्थी अगर रखे ड्यूरिंग अपनी एमसीए जर्नी तो वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ की बात है कि मैम ने आज हमें समय दिया। और चलते हैं मैम से आज हम लोग बात करते हैं इनके एक्सपीरियंस से, वो हर एक हिडन पॉइंट भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अगर हमें पता चल जाए तो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा सकें, राइट। सो फॉर दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर पूर्वी मालविया मैम कि उन्होंने आया और हमें आज समय दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, और आपने यहाँ पर आया। और उसके बाद में अब हम बात करते हैं मैम के बारे में। तो मैम आप अपने बारे में बताइए और अपने प्रेजेंट सिनेरियो और सिचुएशन और जहाँ पर भी हैं एमसीए जर्नी के बाद में उसके बारे में बताइए। ओके, हाय अभिषेक, या हाय एवरीवन जो भी देख रहे हैं। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। अ, अभी करंटली मेरा एमसीए ख़त्म हो चुका है। लास्ट ईयर जून में एमसीए मेरा ख़त्म हो गया। मैं 2017 से 2020 वाले बैच की हूँ, एमएनआईटी से। अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ये मेरे कंपनी का ही वर्चुअल बैकग्राउंड है पीछे ओके। क्योंकि लगा हुआ है। या ये जो है नेटऐप कंपनी है, दैट एन उसी का साइन है। तो मेरा भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। पिछले साल जनवरी से 6 महीने की इंटर्नशिप थी, उसके बाद फिर सितंबर से फुल टाइम स्टार्ट हो गया। पैंडेमिक की वजह से मुंबई में मैं लोकेटेड थी, 2 महीने करके फिर मैं घर आ गई, उसके बाद से मेरा वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। सो दिस इज़ माय करंट सिचुएशन। मैं इस समय अपने होम टाउन लखनऊ में हूँ। ओके मैम, थैंक यू मैम। अब हम बात करते हैं मैम, आपने इतना बताया, छोटा सा आपने इंट्रोडक्शन दिया। अब इसके हम चलते हैं डायरेक्ट पीछे जहाँ से ये पूरी ओरिजिन और स्टोरी स्टार्ट हुई थी, राइट। चलते हैं ओके। हम एमसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट दिन का एक्सपीरियंस और वहाँ पर लर्निंग डायरेक्ट। फर्स्ट डे का, या अरे यार ये तो बहुत ही मेमोरीज। एक्चुअली मैंने एमसीए 4 दिन लेट ज्वाइन किया था। ओके। शुरू होना था मेरे ख्याल से 19 जुलाई को, और मैंने 5 दिन बाद ज्वाइन किया था। कुछ ऐसा कुछ गैप था, तो मैं थोड़ा लेट पहुंची थी हॉस्टल। मेरी रूममेट ऑलरेडी थी, मैं एडमिशन करा के 4 दिन के लिए घर वापस चली गई थी। एंड फिर 4 दिन बाद मैं वापस आई हूँ, तो ऑलरेडी हॉस्टल में सब लोग आ चुके हैं, उनका पहला इंट्रोडक्शन हो चुका है। मैं एकदम नई पहुंची थी वहाँ पे, मैं सिर्फ अपनी रूममेट को जानती थी। तो मेरे लिए मैं पहुंची हूँ, और 2 मिनट बाद बस मैं घुसी हूँ हॉस्टल में, सामान मैंने रखा है, और मुझे बस ये पता चला है बाकी लड़कियों से कि सीनियर्स ने ब्रीफिंग रखी है। तो मेरी तो वहीं पे फट गई थी कि पहला ही दिन और सीनियर्स ने बुला लिया ब्रीफिंग के लिए। क्या होता है, रैगिंग हो जाएगी अब तो। लेकिन खैर आई हैड अ बंच ऑफ पीपल साथ में, मेरे साथ 4-5 लड़कियां थी। तो मैं सामान रख के तुरंत भाग गई। मेरे मम्मी पापा ने बोला ठीक है हम सामान देख लेंगे, वार्डन से बात बात ये सब करके तुम जाओ कॉलेज। मतलब हो गया शुरू, आते ही 2 मिनट बस गाड़ी खड़ी हुई और ब्रीफिंग के लिए। तो वहां पे पहुंचे। आपको आपने भी देखा होगा अभिषेक, वो जो वो है ग्राउंड जो है, क्रिकेट ग्राउंड, बिल्कुल। उसमें जो स्पेक्टेटर गैलरी है या वहां पे। और उस समय जुलाई का मौसम था, बहुत ही मतलब मानसून का सीजन था, बारिश बड़ी हो रही थी। तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा था, बड़ा मौसम लेकिन बड़ा अच्छा था। तो मैं वहां पहुंची, और हमारे सीनियर थे दीपक सर और प्रीति मैम, ये लोग थे। और हम देख रहे हैं एकदम कॉन्फिडेंस से आए हैं, और हमें जो है सबका इंट्रोडक्शन उन्होंने लिया। उस दिन इंट्रोडक्शन लिया था, नहीं उस दिन नहीं लिया था, पहली ब्रीफिंग में उन्होंने एम90 के बारे में, एमसीए के बारे में, कुछ रूल्स के बारे में बताया था। और पूरी क्लास को मैंने उस दिन पहली बार देखा था वहाँ पे। सबको पहली बार मैं देख रही थी। एक दो लोगों को मैं जानती थी जो हमारे लखनऊ से ही थे। उसके बाद वो ब्रीफिंग खत्म हुई है, एंड तब तक क्लासेस आई थिंक स्टार्ट नहीं हुई थी। इसके अलावा मुझे फर्स्ट डे का कुछ नहीं याद है। हाँ, एक चीज और याद है, फिर वो जो सीन होता है जहाँ मम्मी पापा जा रहे होते हैं सामान वामान रख के, वो थोड़ा इमोशनल वेरी सीन था। वेरी इमोशनल है, यस मैम। वो थोड़ा, बट उसके बाद फिर मैं मतलब बहुत जल्दी जेलअप हो गई थी। हम लोग मेस में बैठे थे, मेस का खाना बहुत ही बेकार सा था, लेकिन अब एक्सपीरियंस था वो तो
पूरा वर्ल्ड नोन फैक्ट है कि मेस का खाना कैसा होता है। बट फिर पूरा दिन हम लोग हॉस्टल में ही थे, और फिर मैंने बाकी रेस्ट ऑफ द डे आई स्पेंड इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ टू अदर गर्ल्स जो हॉस्टल की बाकी, क्योंकि वो ज़रूरी हो रहता है। जब तक आप अपने आसपास के लोगों को जानेंगे नहीं, आप एक ऐसे पब्लिक जगह पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते, वो भी 3 साल के लिए। तो मेरा पहला काम मैंने ये किया, सामान वामान सेट किया, रूम सेट किया, फिर मैं अपनी रूममेट को पकड़ा मैंने कि यार मुझे इंट्रोड्यूस कराओ सबसे, मतलब क्या है। तो जो 4-5 लड़कियां थी जिनके साथ ब्रीफिंग में गए थे उनको तो मैं जानती थी, बाकी लड़कियों से मैंने जो भी इधर उधर जो भी मतलब मिल रहा था, हाय हेलो। एंड इसके अलावा मुझे फर्स्ट डे का नहीं याद है, बस इतना याद है बड़ी अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि मैं पहली बार घर से बाहर निकली थी रहने के लिए, और बहुत मतलब एक्साइटेड थी, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तो दिस इज व्हाट आई रिमेम्बर ऑफ माय फर्स्ट डे फर्स्ट सेमेस्टर का, जो मैं अब पहुंची हूँ कॉलेज में। ओके मैम, तो यहाँ पर बात होगी आपके फर्स्ट डे की एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। और उसके पहले निमसेट का प्रिपरेशन, वो सारी चीज़ें एक कांस्टेंट अमाउंट में आपकी चलती रहती है, फिर आप जब आते हैं तो अलग टाइप का एक्सपोजर मिलता है। मैम यहाँ पर बिल्कुल। मैंने चीज़ देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, अगर हमें हम जैसे बंदों को देखते हैं ना कि एनआईटी इलाहाबाद में, तो वो सोचते हैं कि हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, राइट। जबकि हम एक्चुअल में हम स्टूडेंट ही हैं, राइट। सो एब्सोल्युटली। मैं हमेशा उनसे यही बोलता हूँ कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि पढ़ाई करोगे धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो जाएंगी तुम्हारे अंदर, राइट। करेक्ट करेक्ट। सो मैम, अब ये बताइए कि जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आया, सेकंड सेमेस्टर, हम्म। थर्ड सेमेस्टर आपका पूरा होता है, तो उसके बाद में बात हम करते हैं एक्सपोजर की। एक्सपोजर और एक गाइडेंस होता है, क्योंकि आप चाहे हम्म। कहीं भी पढ़ी, चाहे आप आईआईटी में पढ़ें, एनआईटी में पढ़ें, एक्सपोजर एंड गाइडेंस बहुत ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और वो हर मतलब के एनआईटीज़ में है सीनियर। लेकिन मैं मैम ये पूछना चाहता हूँ कि आप किसी भी विद्यार्थी के लिए एक्सपोजर एंड गाइडेंस कितना इम्पोर्टेंट रूप से आप देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्सपोजर और गाइडेंस आपके पूरे एकेडमिक करियर में, नॉट जस्ट एमएनआईटी एमसीए की बात कर रहे हो, आप कहीं भी अगर हैं, अगर आपके पास एक्सपोजर नहीं है, आपके पास गाइडेंस नहीं है, तो आप 80 to 85% लैक कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई से आपको कुछ नहीं होने वाला है। आप सारी आप अगर सपोज एमसीए की बात करें, एम19 में बात करें, आप बहुत अच्छे कोडर बन जाएं, बहुत अच्छे डेवलपर बन जाएं, आपने तमाम प्रोजेक्ट्स किए, सब किया है, वो आपको एक लिमिट तक हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है, वो बेस है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपोजर नहीं है या करेक्ट गाइडेंस नहीं है, तो आप बहुत लैक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक्सपोजर और गाइडेंस, स्पेशली उन सीनियर्स की, नॉट जस्ट सीनियर्स, आपके बैचमेट्स भी होते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। मैं क्या पढ़ के आई हूँ और मेरे साथ वाला क्या पढ़ के आया है, दोनों में फर्क रह सकता है, हो सकता है उसको ज्यादा पता हो मुझसे। तो अगर आपके बैचमेट्स भी अगर आपको करेक्टली गाइड कर रहे हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मेरा सजेशन ये रहता है कि आप जब भी आप जैसे ही कॉलेज पहुंचते हैं, आपको अपने सीनियर से बना के रखनी चाहिए, बना के एज एन उनके टच में रहना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली 1 साल 2 साल उन्होंने ज्यादा देखा है आपसे, वो कॉलेज के बारे में, वहाँ कंपनीज आ रही है, वहाँ टीचर्स कैसे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसे है, वो आपसे ऑब्वियसली ज्यादा जानते हैं। उस चीज का फायदा उठाइए, उनसे जी। बना के रखिए, और वो हमेशा आपको हेल्प ही करेंगे। तो वो चीज बहुत जरूरी है। और रही बात एक्सपोजर की, एक्सपोजर आपको मिलता है पार्टिसिपेट करने से। आपने सारी चीजें पढ़ ली और कॉलेज का एग्जाम दे दिया, आपका परसेंटाइल आ गया, वो एक्सपोजर नहीं होता है। एक्सपोजर होता है आपने कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, एंड नॉट जस्ट पढ़ाई रिलेटेड कॉम्पिटिशन, अभिषेक, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलम ऑल्सो, वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करता है। तो जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, जितना ज्यादा आप जाके लोगों से बातचीत करेंगे, उतना ज्यादा आपकी पर्सनालिटी बिल्डअप होती है, और वो आपको सिर्फ इंटरव्यू या प्लेसमेंट में काम नहीं आती, वो आपको ओवरऑल जॉब में भी काम आएगी, लाइफ में वो चीज काम आती है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। अपने पता है कि हमें थोड़ा डर है, मन में लगता है, सबको डर लगता है कैसे जाके बात करें, वो सामने वाला क्या सोचेगा, हमें नहीं आती, कुछ लोग को बात करने में हिचक लगती है, कुछ लोग समझते हैं कि हम बहुत पता नहीं कैसी जगह से आए, कुछ लोग को डर रहता है कि हम छोटी जगह से आए हैं, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के लोग हैं, वो डर रहता है, वो बहुत नेचुरल सी चीज है। लेकिन जब तक आप, होता है ना हीरे को तराशना, जब तक उसको मारेंगे नहीं तब तक वो शेप में नहीं आता है। तो मेरा सजेशन यही है, आप अपने कंफर्ट जोन से धीरे धीरे बाहर आइए, पर आइए जरूर, तो आप आगे बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत नेसेसरी हैं, एक्सपोजर एंड गाइडेंस। यस मैम, मैंने जैसे कि नोट करा, जैसे आपने बोला था कि किसी से भी अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप हेसिटेट ना हो, आप जाकर के कम से कम बात करिए। उस सामने वाले के माइंडसेट पता चलेगा कि वो उसका थॉट प्रोसेस पूरा का पूरा कैसा है। और मैं अपने बारे में बात करूं, तो मैं अपने पूरे क्लास के बंदे से, ठीक है,
चाहे वो गर्ल्स हो चाहे लड़के हो, मैंने सबसे बात किया और बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिला। और इवन जो हमारे सीनियर थे, ठीक है, आप लोग थे, तो मुझे अभी याद है कि सीएस डिपार्टमेंट में आप लोग ब्रीफिंग ले रहे थे, उसी समय मैं निकल के बोला था कि मैम मैंने आपको एक और वीडियो में मैंने आपको देखा हुआ था, राइट। तो वहां से हाँ, जब याद हम है। लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमें हमारे पास में कुछ था ही नहीं बात करने के लिए। तो हुँ, वहां से एक हिंट मिला था कि नहीं, इस तरीके से चीजें होती हैं। तो ये तो हो गई नॉर्मल बातें। अब ये जो पूरा का पूरा जो एनआईटी का जो आपका पूरा एक वर्ल्ड होता है ना, पूरा एक वर्ल्ड ही रहता है, जो अगर आप निमसर के प्रिपरेशन में आपको कुछ आइडिया ही नहीं लगता कि कैसे होता है क्या होता है, और जब हुँ, आते हो तो चीजें इतने फास्ट से गुजरती हैं। तो उसमें आपको चाहिए कि गाइडेंस हुँ, हुँ, मतलब होना जरूरी है। नहीं तो हम करेक्ट, लोग सोए करेक्ट। हुए हैं, सामने वाले बंदे में देख रहा है, क्या रे ये तो मैसेज आ गया, सीनियर ने बुलाया इधर चलो। अरे 2 हफ्ते गुजर गए, अरे यहाँ पर फिर कलर अप है, ये है वो है, फिर पता चला कि हम लोग उसी में चले गए। अब बात हो गई मैम, ये तो एक्सपीरियंस बात हो गई कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं, राइट। अब हम बात हुँ, करते हैं एजुकेशन सेक्टर के बारे में, बीटेक के बारे में बात करते हैं, एमसीए के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे लर्निंग और एफर्ट के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पर कि मैम ओके। आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत मेजोरिटी जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि अब एमसीए में कोई स्कोप नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये स्टूपिड क्वेश्चन है, ठीक है, हुँ, लेकिन मैं ये हुँ, हुँ, मानता हूँ कि आपका मैम इस पे पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। सी, अगर कोई अनजान है, जिसे एमसीए के बारे में, बीटेक के बारे में नहीं पता है या बहुत नॉर्मल सी चीज़ पता है, ज़्यादा नहीं पता है, तो नेचुरल सी बात है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 10 में से 8 लोग बीटेक कर रहे हैं तो 1 या 2 लोग एमसीए करते हैं, ठीक है? वो चीज़ है। वो और वो चीज़ ठीक भी है, मतलब मेजॉरिटी लोग बीटेक में जा रहे हैं, वो 4 साल का कोर्स है, एमसीए अभी 3 साल का था, अब से 2 साल का हो गया है। तो लोगों को लगता है कि एमसीए में अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है और एमसीए से फ्यूचर नहीं है, बट मैं बता दूँ ऐसा नहीं है। आपके पास अपॉर्च्युनिटी है, आप एमसीए में जाओ या बीटेक में जाओ या किसी भी कोर्स में जाओ आप, स्पेशली एमसीए की अगर हम बात करें, तो अपॉर्च्युनिटीज़ की कमी नहीं है। आपके पास कॉलेज है, कॉलेज के सारे रिसोर्सेज़ हैं, आपके पास सीनियर्स हैं, आपके पास अपनी पढ़ाई है, आपके पास इंटरनेट है जहाँ पे आप ओपन सोर्स लर्निंग कर सकते हैं, आप कोडिंग कर सकते हैं। आप जितना चाहें आप उतना ज़्यादा सीख सकते हैं। आप अपने आप को लिमिट करके चलोगे तब तो ऑब्वियसली आप फिर 1 से 2 ही जा पाओगे। अगर आपको 1 से 10 जाना है तो आपके लिए वो 8 जंप और आपको लेने पड़ेंगे। तो इट डज़न्ट मैटर कि आप बीटेक में हो चाहे एमसीए में हो। तो एमसीए में भी अपॉर्च्युनिटीज़ की कमी नहीं है। हाँ, बीटेक वालों के पास एक अपर हैंड ये रहता है, वो 4 साल से कर रहे हैं या फिर उनके जो सीनियर्स हैं उनका बेस थोड़ा बड़ा है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको करना है और आप सच में करना चाहते हो तो आप कर लेंगे। मैंने कित इस बार हमारे बैच में अगर अपने बैच की बात करूँ, तो हमारा ओवरऑल प्लेसमेंट एमसीए का एवरेज प्लेसमेंट देखें तो वो बीटेक के टॉप ब्रांचेज़ जो हैं सीएस, आईटी, ईसी सबको मिला के या बीटेक को पूरा मिला के उनसे अच्छा गया है। हमारे प्लेसमेंट्स ऐसे गए हैं कि हमारे खुद के टीचर्स वर सरप्राइज़्ड कि एमसीए इतना बेटर भी कर सकता है। तो दीज़ थिंग्स प्रूव कि एमसीए में कुछ कमी नहीं है, कोर्स में कोई कमी नहीं है। हाँ, थोड़ा फ़र्क है। डिफरेंस डज़न्ट मीन कि वो खराब है या फिर वो कम है किसी चीज़ से। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन का रूल आ गया कि उसको 2 साल का बनाना है क्योंकि वो पीजी डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो वो उनके हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है, हमारे पास 2 साल हो, 3 साल हो, जितने भी साल हो, अगर ये चीज़ें ज़रूरी हैं प्लेसमेंट लेने के लिए, इंटरव्यू में बैठने के लिए, तो आप ये चीज़ें करो और उसके लिए आप चाहे बीटेक करो, चाहे एमसीए करो। एमसीए में आई डोंट थिंक कि कोई कमी है एज़ सच। तो ये लोग तभी बोलते हैं जब मिसइन्फॉर्म्ड रहते हैं या फिर उन्हें नॉलेज रहती ही नहीं है। बट एमसीए में कमी नहीं है। मैं खुद एमसीए यस करके मैम, निकली हूँ, मैंने अच्छी खासी नौकरी कर रही हूँ। यस मैम, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट नोट करा, दैट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटीज, राइट। यस। जब आप टीयर 2 या फिर टीयर 1 कॉलेज में आते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है, लेकिन हाँ, उस अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपको एफर्ट साइकिल बनाना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, हुँ, ठीक है हुँ, मैम। लेकिन स्टडी में भी अगर मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें नहीं पढ़ाई जाती या हमारे कोर्स में भी नहीं हुँ, रहती हैं। और जो हुँ, कोर्स में हुँ, होती हैं वो आउटडेटेड भी बहुत सारी हो चुकी होती हैं, राइट। तो हुँ, उसमें बैलेंस कैसे बनाया जाना चाहिए। ओके। सी, कोर्स में जो भी चीज़ें वो इतनी आउटडेटेड भी नहीं रहती हैं, वो आपके कॉलेज वाले होते हैं, डिपार्टमेंट वाले होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली चीज़ों से टच में रहते हैं, उनको भी पता होती है चीज़ें, बट हाँ,
व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट्स एंड इंटरव्यूज, हाँ उस लेवल की पढ़ाई एकेडमिक्स में नहीं होती है। एंड ये सिर्फ M90 की चीज़ें, आई थिंक ये हर कॉलेज की वो रहती है कि उस एकेडमिक्स में पूछा और पढ़ाया कुछ जाता है, इंटरव्यू में कुछ और रहता है। उसमें बैलेंस के लिए आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपके पास सुबह 9 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक या शाम के 6 बजे तक आपकी लैब्स, आपकी क्लासेस, थ्योरी क्लासेस सब चल रही हैं। बीच में आपको 1 घंटा ब्रेक मिला, जो भी ब्रेक मिला आप अपने उस टाइम को आप डिवाइड करिए। या फिर आपके पास सैटरडे संडे आपको मिलता है, आपको पता है कि ठीक है इंटरव्यू सर पे है या प्लेसमेंट सेशन अभी आने वाला है, आप उन दिनों देखिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, आपके वो शेपिंग वाले इयर्स हैं। आप अगर ये सोचो कि M90 में आके अब चिल हो गया तो ये नहीं होता है। M90 में आके हाँ आप निमसेट वाले जो फेज था उससे आप निकल गए, लेकिन M90 का सपोर्ट भले ही होगा, बट सपोर्ट से जिंदगी नहीं चलती, आपको खुद भी काम करना पड़ेगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप M90 में आए या किसी भी कॉलेज में एग्जैक्टली। आए फॉर दैट मैटर, तो आपको जो है अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा और मेहनत वैसी करनी पड़ेगी। अब मैं अपना पर्सनल वो चीज़ बताऊँ तो 9 से 6 बजे तक जितनी भी क्लासेस होती थी, कुछ बंक भी करते थे, वो करनी भी चाहिए। अब एकदम ही फर्स्ट बेंचर की तरह लाइफ अगर आपने काट ली तो कॉलेज क्या ही एंजॉय किया फिर आपने। वो थोड़ी ये सब चलता रहना चाहिए। पढ़ाई आप करिए जितना कॉलेज आपको बोल रहा है, लेकिन उसके अलावा जो मेरी खुद की पढ़ाई स्पेशली कोडिंग पार्ट हो गई, जो कि हर कोई इंसान यही बोलता है कि इंटरव्यू के लिए और इन सब के लिए मायने रखता है सबसे ज्यादा, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स और भी चीजें हैं। तो कोडिंग के लिए मैं अलग टाइम निकालती थी। कॉलेज के आने के बाद कर लिया, कभी कभी खाना मिस हो जाता था, वो कोड में ही लगे हुए हैं, क्रैक ही नहीं हो रहा सोल्यूशन, और मेरा भी ईगो हर्ट हो जाता है, साला लग क्यों नहीं रहा है ये तो पीछे पड़े कि ये जो है कब सॉल्व होगा। एक एक दो दो दिन हो गए मेरे, एक बैचमेट था मेरा, 1 महीना एक कोड पे लगाया उसने, मुझे कुछ ओ दिन माय पहले ही गॉड। बात पता चली हाँ, नाम नहीं लूंगी मैं, लेकिन कुछ दिन ओके। पहले ही मुझे पता चला एक एक महीने तक लोग एक सिंगल कोड पे रहते हैं। दैट इज हाउ इट, और वो बंदा इस समय बहुत बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज पे प्लेस है। तो दैट्स द डेडिकेशन यू नीड। एंड सबका अपना अपना गोल होता है। मेरा वो गोल नहीं था कि मैं 1 महीने तक करती रहूं तो मुझे अपने हिसाब की जॉब मिली है, उसको अपने हिसाब की करी मिली है। यू नीड टू डिसाइड वेयर यू वांट टू गो। किसी को चाहिए मुझे महीने का सॉरी साल का 1 करोड़ चाहिए तो आप 1 करोड़ की मेहनत करो। किसी को चाहिए मुझे 7 लाख ही चाहिए साल का तो आप 7 लाख की मेहनत करो। आपको पता है कि आपको कितने की जरूरत पड़ेगी, आपके फैमिली को सपोर्ट करना है या आपके छोटे भाई बहन है उनको सपोर्ट करना है या नहीं सपोर्ट करना है, आप उस हिसाब से अपना प्लान करिए और उस हिसाब से मेहनत करिए तो मिल जाएगा। बट ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई के अलावा। जो इंटरव्यूज और प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं उसके लिए आपको एक्स्ट्रा हो गया। हमारे कॉलेज में M90 में CC क्लासेस करके क्लासेस चलती थी और वो 6 बजे के बाद लगती थी, 8 बजे तक चलती थी, 9 बजे तक चलती थी। तो वो भी किया है, कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें पार्टिसिपेट किया है। ग्रो करने का जहाँ मौका मिले आप उसको ग्रैब ऑन टू इट, जाने नहीं देना चाहिए। यस मैम। तो यहाँ पर आपने मैम तीन चीज़ें मैंने नोट करा। एक मेहनत, एक कोडिंग, एंड एक आप डिज़र्व। आपको वही मिलता है जो आप डिज़र्व करते हो, राइट। और अब वो हम तो बात करेंगे मैम ये कोडिंग पर, राइट। कोडिंग के बारे में ओके। बात करें तो धीरे धीरे कंपटीशन, अब धीरे धीरे अब हर एक विद्यार्थी को पता चल रहा है कि क्या है हैकर और हैकर रैंक, उनको सब अब धीरे धीरे पता चल रहा है। मैम कोडिंग में आते हुए तो आपके सिलेबस में नहीं रहता। आपको आपका मैम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अगर कोई भी एमसीए में, चाहे वो एनआईटी त्रिची में बंदा पढ़ रहा हो, कहीं पर भी पढ़ रहा हो, उसको कोडिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? कब से? जिस दिन आपको पता चले कि दुनिया में कोडिंग नाम की चीज होती है, चीज़ है, हैकर या रैंक नाम की चीज होती है, या आप उसी दिन से शुरू कर दीजिए। ये मेरी अनफॉर्चुनेट था मेरे लिए कि मुझे MCA में आके पता चला कि कोडिंग क्या होती है। मैं BCA किया था, BCA के सारे साल मेरे 2 साल जो है वो निमसेट के कोचिंग में चले गए, 1 साल मैंने ऐसी तफरी काटी थी BCA में। बट MCA में आके मुझे पता चला अच्छा हैकर रैंक कुछ होता है, हैकर अर्थ कुछ होता है। तो आप डे 1 से स्टार्ट कर दो। दैट्स द थिंग, होता क्या आप जब पहुंचोगे आपको इन्फॉर्मेशन सारी रहती है। सीनियर्स ब्रीफिंग लेंगे, आपको बताएंगे ये पोर्टल है, यहाँ पे ये मटेरियल है, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल की जाएंगी। बट वो कभी कभी आलस हो जाती है कि अरे अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर है यार, अभी कर लेंगे। तो वो थोड़ा लेट बैक एटीट्यूड रहता है, वो थोड़ा ठीक भी है कि आप अभी अभी नए नए, जरूरी नहीं कि आप डे 1 से एकदम स्ट्रेस लेने लगो, टेंशन क्या हो रही प्लेसमेंट, उतना भी नहीं। लेकिन हाँ आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए कि अच्छा दिन में कुछ नहीं तो एक कोड तो मुझे करना ही है। और ऐसा कोड भी नहीं कि आपको आता इतना है लेकिन आप इतना इतना करके खुश हो गए कि एक कोड किया है। आप पता चला आपको कुछ पैटर्न सपोज कुछ बनाना है आपको और आप जैसे सिर्फ एक हेलो प्रिंट करके आप खुश हो गए, तो वो चीज नहीं, अपने आपको चैलेंज करना चाहिए। बट ये है कि कोडिंग देखिए, व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स एंड ये कोडिंग वाली चीज हो गई, इसमें बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं हूँ।
मुझे एमसीए के बाद मेरी प्रोफाइल जॉब की ऐसी है कि वो थोड़ी सेल्स बेंट है, प्री सेल्स साइड में है, टेक्निकल एडवाइजर की तरह। तो वो आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो मुझे मैं अपडेटेड नहीं हूँ, जितना मैंने एमसीए में जो मुझे पता था उतना ही पता है। बट हाँ, उस टाइम भी कोडिंग इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। जिस दिन आपको पता चल जाए आप स्टार्ट कर दीजिए। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू डू 20 कोड्स और 10 कोड्स एवरी डे, बट इट्स नेसेसरी दैट यू शुड स्टार्ट एटलीस्ट। आप तो मतलब जो कहानी लिखी रहती है कोड में वो पूरा घुमा के पूरी पूरी दुनिया बना देते हैं कि ए ने बी से कहा, बी ने ये कहा, सी नाराज हो गया, दुनिया भर की कहानी वो बनाते हैं। उसको समझने में टाइम लगता है। मेरे लिए तो वही नहीं था कि यार ये कहानी बहुत बना देते हैं, ये सीधा सीधा स्कूल में तो सीधा सीधा कोड आ जाता था। तो बट यू शुड स्टार्ट, द पॉइंट इज जिस दिन आपको पता चले कि कोडिंग नाम की, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट, तो द डे यू नो अबाउट इट यू शुड स्टार्ट। ओके मैम, तो अब हमने बात कर लिया टाइम के बारे में, कोडिंग के बारे में बात कर लिया, अब बात करेंगे थोड़ी सी पढ़ाई के बारे में। ओके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हैंडल ही नहीं कर पाते सब्जेक्ट कोई जो उनका कोर सब्जेक्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और टीचर भी जिस तरीके पढ़ाता है तो उतना मतलब कि मैटर नहीं करता, क्योंकि समझ में नहीं आता है। तो मैम आप जब उस फेज में थी, तो अगर आपको जब नहीं समझ में आता था, तो आप उस समय किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाती थी किसी भी टॉपिक को समझने के लिए? ओके, ऐसे काफ़ी सब्जेक्ट्स थे जो कि, या सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते थे जिनको मैं किसी भी तरीके से समझ लूँ मुझे नहीं समझ में आते थे। तो मेरा आई थिंक एक सब्जेक्ट हमारा था शायद थर्ड सेमेस्टर में, एल्गोरिदम्स। यस और मैम। नया नया हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग, रीडी अप्रोच और नाम मैं भूल रही हूँ, जिसमें बैक करके कुछ रिकर्जन बैक कुछ लगता ट्रैकिंग। था। बैक बैक ट्रैकिंग। ट्रैकिंग, या। ओके, मुझे ये भी याद नहीं है क्योंकि वो मुझे इतना नापसंद था। बैक ट्रैकिंग हुआ करता था, तो वो मेरी लाइफ में नया नया आया था कि ये भी कुछ होता है। डीपी तो चलो डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो हो जाती थी, बट ये बैक ट्रैक मुझे आज तक नहीं आया, ठीक है। बट ऐसा आप लोग मत करिएगा, पढ़िएगा उसको। तो ये जब नए नए आया था तो मेरे सर के ऊपर से निकलता था कि ये क्या है, काम कैसे करते हैं, क्योंकि वो मेरे दिमाग के हिसाब से बहुत ट्रिकी था कि प्रोसेस करने में मुझे टाइम लगता था। तो क्लास में जो हमारे सर थे वो आते थे, टीचर की तरह पढ़ा के चले जाते थे, बहुत ही ऐसे ही से थे वो। लेकिन ये था कि आने के बाद मेरा पहली स्ट्रैटेजी, अच्छा जब तक मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ जाती थी, कोई भी कॉन्सेप्ट, अभी मेरे साथ ये है, जब तक समझ नहीं आती है तो मुझे चुल मची रहती है, मतलब कि वो शांत नहीं रहता, मतलब कि ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये अच्छा ऐसे नहीं वैसे होगा, मतलब मेरा दिमाग उसमें फंसा रहता है जब तक वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ जाता। तो क्लास खत्म होती थी, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ जो नहीं समझ आता तो मैं तुरंत आके, या फिर क्लास खत्म होते ही क्लास में बैठ गई और फोन, सीधा फोन निकाला, गूगल पे टाइप किया दिस इज दिस टॉपिक, सीधा जो पहला आर्टिकल देखा उसको पढ़ा, नहीं समझ में आया अगला आर्टिकल देखा, 2-3 आर्टिकल्स देखे, नहीं समझ में आया यूट्यूब पे गई, वहां पे वीडियो, क्योंकि वहां विजुअल तरीके से समझाते हैं, वो ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ व्रॉ करके समझाते हैं, तो जब आप कोई चीज विजुअल की तरह देखते हो तो थोड़ी ज्यादा समझ में आती है। मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो मैं यूट्यूब के वीडियोस हो गए वो देखती थी। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती थी कि वो चीज नहीं समझ में आई, जैसे ही फ्री टाइम मिला तुरंत मैं उसमें लग जाती थी, और ये चीज मेरे साथ निमसेट के टाइम से है। कोचिंग में भी हम जो भी एग्जैक्टली, यस पढ़ाई वढ़ाई मैम। करते थे, तो कोई भी कॉन्सेप्ट होता था, स्पेशली इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंस कैलकुलस हो गया, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी वाले जो सब्जेक्ट्स होते थे, जो बहुत ज्यादा होल्ड भी करते थे, निमसेट के एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी थे, नहीं समझ में आ रहा है तो कोचिंग में एक्स्ट्रा बैठ के, या फिर तुरंत जल्दी जल्दी मैं स्कूटी भगा के घर वापस आती थी और बैठती हूँ, ना पानी पिया ना जूते उतारे कुछ नहीं, सीधा लेके बैग खोला और वो शीट मेरी बाहर निकल आती थी सॉल्व करने की। और मेरे पेरेंट्स, मम्मी मतलब बोलती थी थोड़ा आराम कर लो 2-4 मिनट, उनका मम्मी 1 मिनट रुक जाओ बस इस सॉल्व कर ले। और वो मेरा 1 मिनट 1 डेढ़ घंटा निकल जाता था, और जब वो सॉल्व होता था उसके बाद फिर मुझे थोड़ा चैन पड़ता था। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये अपने आप इनबिल्ट हो गई, या मतलब अपने आप ये एग्जैक्टली, बन यस गई मैम। यस मैम। कि स्ट्रैटेजी मेरी यही थी कि नहीं समझ आया तो मैं तब तक लगी, खुद से ही ये होता था कि मैं तब तक लगी रहती थी उसमें जब तक वो चीज़ निकल नहीं आती थी। तो यस वो मैम। स्ट्रैटेजी बनाई नहीं मैंने, वो ऑटोमेटिकली मतलब मेरी स्ट्रैटेजी बन गई। कॉलेज में भी यही होता था, एंड उसके बाद भी मैंने जैसे कहा कि गूगल पे आर्टिकल सर्च करे, यूट्यूब पे वीडियोस देखे, या ये सब भी नहीं समझ आता था तो मैं अपने दोस्तों के पास या क्लास में, या जो भी जिसको वो टॉपिक के बारे में पता है, जो समझा सकता है, मैं उससे पूछती थी कि मतलब ये समझाओ ये कैसे वर्क कर रहा है, 3-4 लोगों से पूछा है, समझ रही हूँ। तो इतना मेहनत मैं करती थी, और 99% ऑफ द टाइम मुझे चीजें समझ में आ जाती थी। इसके बाद भी अगर नहीं समझ आता था तो मैं, ओके, ये मेरे बस के बाहर का है, यू नीड टू नो व्हेन यू हैव टू गिव अप। तो वो मेरा पॉइंट वही होता था कि मैंने सारे हाथ पैर अपने लेवल पे
अपने सैटिस्फैक्शन के हिसाब से मैंने ईच एंड एवरीथिंग आई हैव ट्राइड। उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो उसको मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी मैंने पार्क कर दी, थोड़ी देर बाद आके उसको चलाएंगे, अभी के लिए दूसरी गाड़ी निकालते हैं। वो मेरी स्ट्रैटेजी फिलहाल यही रहती थी, मैं लगी रहती एग्जैक्टली थी जब तक मैम। निकल नहीं जाता है। यस मैम। और जैसे यहाँ पर मैम आपने बात किया ना कि चीज़ें इनबिल्ट हो गई थी, तो वो मैंने मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब मैंने बात किया तब मुझे पता चला कि ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। तो अगर कोई भी कोडिंग में अगर कमज़ोर है या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो हिस्ट्री हो, हम्म। मैथमेटिक्स हो, किसी भी सब्जेक्ट में, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यही सोचना है कि बस आपको उसमें टाइम देना है। जब आप टाइम देना उसमें कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपकी सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। तो ये बात होगी मैम आपकी स्ट्रैटेजी की पढ़ाई की। मैं एक चीज और इस हाँ पे मैम। बोलना चाहती हूँ हम्म। कि कई बार ऐसा होता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप मतलब उस सब्जेक्ट को नहीं समझ पाते। मतलब मैं सिर्फ एमसी की बात नहीं कर रही, बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं मुझसे मैथ्स नहीं होती, मैथ्स नहीं एग्जैक्टली। आती। वो लोग मतलब जब स्कूल में चूज करने की बारी होती है तो उनका पहला थॉट रहता है कि मैथ्स तो लेनी ही नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। हर आपका इंसानी दिमाग है, योर ह्यूमन ब्रेन इज केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट एनी अदर ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड, ठीक है? एटलीस्ट एग्जैक्टली। बेसिक यस तो आप मैम, समझ ही यस सकते मैम, हैं। एग्री। दिक्कत कहाँ आती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपके बेसिक क्लियर नहीं है। आपको 2+2 अगर नहीं पता है तो आप इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाओगे। आपसे इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि मैथ्स कठिन है। आप यू नीड टू लुक बैक एंड यू नीड टू एग्जैक्टली। सी कि यस मैम, यस मैम, आपका 2+2 ही क्लियर अभी नहीं है, आप उसको यस क्लियर मैम, करिए। यस तो मैम। आपके एमसीए में भी अगर आप हैं, आपको कि कोई सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा है, जैसे बैक ट्रैकिंग वाली प्रॉब्लम जो हो गई, वो मेरी प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि मेरा रिकर्जन क्लियर नहीं था। अब मैं करने बैठू हूँ पूरा फोकस से, ऑल्दो आई डोंट नीड इट, बट कल को अगर मुझे जरूरत पड़ी तो आई विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम बैक ट्रैकिंग। अगर मुझे बैक ट्रैकिंग समझनी है तो मैं वहां से नहीं समझूंगी, मुझे रिकर्जन क्लियर करना पड़ेगा। पीछे के गांठ खोलेंगे तभी तो आगे का धागा मुझे साफ साफ एग्जैक्टली, दिखेगा ना, इफ एग्जैक्टली, यू एग्जैक्टली। अंडरस्टैंड इट। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपके बस के बाहर का है, यू गिव अप बिकॉज टाइम नहीं होता। बट ये है कि अगर आप सच में समझना चाहते हो तो आप पीछे का देखिए गड़बड़ कहाँ हो रही है, फिर आप आगे बढ़िए। एग्जैक्टली एंड मैम, इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। हमारे साथ में मैक्सिमम ये प्रॉब्लम होती है कि कोई भी सवाल या ना कुछ अगर कुछ चीज़ हार्ड लग रहा है जो कि हार्ड होता नहीं है, उस पर हार्ड और इजी का लेवल तो हम अपनी तरफ से लगाते हैं, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड फिर कर जाता है। बिल्कुल। तो वहाँ पर मैंने ये देखा है कि बहुत सारे जो मेजोरिटी में जो स्टूडेंट होते हैं, जो मुझे बाद में पता चला था, मैं भी पहले ऐसे कर रहा था, ठीक है। मैं सेकंड सेमेस्टर से जब हैकर रैंक ओपन करा ना, तो मैंने ऑटोमेटिक जो मेरा माइंड है वो मेरे ऊपर एक लेवल लगा दिया कि कोडिंग बहुत कठिन है, ठीक है। और वो ऑटोमेटिक मतलब कि सब कॉन्शियसली हुआ और वो लग गया। लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना रहा कि मुझे अगले 4 महीने तक वो इतना नेगेटिव साइड में रखा कि कोडिंग कठिन है, नहीं हो सकता। मैंने क्या किया, इन सारे चीज़ों को ना एक साइड में रखा, चुपचाप से अपने मन से जो भी समझ में आ रहा है बस देखो। तो कुछ समय तक तो मैं सिर्फ वीडियो ही देखता था, कोडिंग नहीं किया। कम से कम मैं 20 से 21 दिन तक सिर्फ वीडियोस, सिर्फ सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। धीरे धीरे ऑटोमेटिक इंटरेस्ट जगा और कब मैं इस ट्रैक पर आ गया मुझे पता भी नहीं चला। तो ये चीज़ मैंने मैम नोटिस किया कि जो आप लेवल लगाते हैं अपने ऊपर ना, उस लेवल को वैलिडेट कर लीजिए कि वो सही लेवल आप लगा रहे हैं कि नहीं। बहुत सही तो बात कही। तो अब हम मैम बात करेंगे जूनियर के बारे में, ठीक है। अभी मैम एक बार जूनियर थी और हाँ अभी एक बार बिल्कुल। सीनियर बनी, ठीक है। हाँ हाँ। हम भी एक बार जूनियर थे और हम भी आज हम्म। सीनियर हैं, ठीक है। जूनियर के लिए जब आप देखती हैं, ठीक है, तो उनसे आपको क्या लगता है कि उनको ये चीज़ करना चाहिए। मैं बताती हूँ, कुछ दिन पहले हमारी एक एमसीए के जो अभी अभी नया फ्रेश बैच आया है उनके साथ हम्म। एक मीटिंग हुई थी जूम पे। तो उसमें से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था कि उन्होंने हमसे पूछा हम्म। कि आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज है जो अब आपको लगती है कि काश ये फर्स्ट सेमेस्टर में कर लिया होता तो हम्म। बाद में ना दिक्कत नहीं आती। तो मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन थोड़ा बहुत सिमिलर ही है। हम्म। तो उसमें हमने एक ही चीज करके बोली थी, कोडिंग। दैट्स द ओनली थिंग या। जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल ने बोली थी कि कोडिंग। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से उसको स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपके आखिरी एंड तक, अभी भी मैं अपने जो जूनियर्स हैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ। और जो नहीं करते हैं तो उनके लिए मुझे खराब भी लगता है कि वो अभी उनके पास बहुत वैल्यूबल टाइम है। कुछ नहीं तो आप डेली एक क्वेश्चन कोड करिए, एक क्वेश्चन पढ़िए, समझिए। जरूरी नहीं कि आपको तुरंत उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, आप 2 दिन 3 दिन उसमें लगाइए। महीने भर का टाइम है तो महीना भर भी लगाइए। लेकिन एग्जैक्टली। उस उसमें आप क्योंकि होता क्या है, आपके पास क्वेश्चन आया, आपका दिमाग प्रोसेस
प्रोसेस करने लगेगा। एग्जैक्टली। अभिषेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रही है आवाज। तो आप जो क्वेश्चन पढ़ते का पॉइंट है, वो क्वेश्चन आपका करेक्ट सोल्यूशन ही निकले, लेकिन आपके दिमाग में इनकरेक्ट सोल्यूशन भी निकलते हैं जो बाकी किसी क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो सकते हैं। तो आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग या स्किल आपकी एग्री वहां मैम, पे बढ़ रही एग्री। होती है। तो सो या अभिषेक, यस मैम। हाँ एक्चुअली इंटरनेट थोड़ा फंस रहा कोई है, दिक्कत नहीं कोई है, बात नहीं। हाँ कोई दिक्कत मैं नहीं। क्वेश्चन भूल गई आपने क्या पूछा था? अच्छा हाँ, मुझे याद आ गया। हाँ, कोडिंग पे तो मैम थे अभी यही आप। था कि हम्म। कोडिंग इज द थिंग जो कि आपको स्टार्टिंग से कर लेनी चाहिए। जूनियर्स के लिए मेन सजेशन यही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक सजेशन और है। कुछ लोग होते हैं जिनकी कोडिंग वोडिंग सब बहुत अच्छी होती है, लेकिन कम्युनिकेशन में वो थोड़ा सा कहीं कहीं पर मात खा जाते हैं, या हम्म। अपने आप को एक्सप्रेस नहीं आता है, उन्हें सारी चीजें आती है, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेशन वहाँ पे वो थोड़ा सा लैक करते हैं। तो अपना कम्युनिकेशन भी हो गई, वो आप डे वन से स्टार्ट कर सकते हैं। ये दो चीजें मेरे ख्याल से जो डे वन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आगे चल के बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, मतलब। यस मैम, इस बात पे मैं सहमत हूँ। और आप जहाँ पर भी रहती हैं अपने आसपास के लोगों से सीखती हैं, राइट। तो मैंने क्या किया था, फर्स्ट सेमेस्टर आते ही मैं एक डायरी मेंटेन करता था, राइट। और एक हमारे प्रोफेसर थे, आप उनको याद आ जाएंगे। उनकी क्लास में हमेशा वो बोलते थे कि समरी लिखो, ठीक है। वो ओके, याद आ आदत गया। आज भी है मेरे पास में, और वो मैं एक्सेल फाइल में लिखता हूँ, ठीक है। सो ट्वेंटी अच्छी ट्वेंटी आदत है। हाँ, सो 2020 का जो समरी था, पूरा एक्सेल फाइल था, जब मैंने उसको ओपन करके देखा ना, सो तब मुझे पता चला, जब मैं उस पूरे इवेंट को रिप्ले करके देखा, बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में पता चली कि उस समय हमारी मानसिकता कैसी थी, हम बिल्कुल किस बिल्कुल। तरीके से एफर्ट लगा रहे थे। तो जी जी। मैंने जब देखा था, और फर्स्ट सेमेस्टर में आते हुए, क्योंकि मैम मेरा ऐसा मानना है कि आप हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उससे बात ही करें। अगर वो आपके पास से वो चल करके जा भी रहा है ना, तो उसके साइकोलॉजी, इमोशनली आप हर चीज़ से आपको हिंट मिल जाएगा तुरंत, राइट। हम्म। तो वो सारी चीज़ों पर जब मैंने नोटिस करा, तो मतलब कि मैंने अपने हर बैच के जो भी स्टूडेंट थे, उनका नाम लिख करके मैंने किया था कि आज मैंने इनसे क्या सीखा, ठीक है। आज मतलब कि एट सम पॉइंट के कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया था, बाद में मैनेज ही नहीं हो पा रहा था वो, लेकिन उसको फिर मैं वीकली कर दिया। वीकली नहीं हो तो 14 दिन पे मैं करता था। और वो सारी चीज़ें आज एक पर्सन से, जब भी मैं पॉडकास्ट करता हूँ, तो अभी कुछ दिन के बाद में एक डॉक्टर हैं यूएसए में, तो उनसे अभी मेरी पॉडकास्ट होने वाली है। तो जब मैं उनसे जब कांटेक्ट पे मैंने बात करा ना, वो सारी चीज़ें बिकॉज वो जो मोर रिलेटेड टू है साइकोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। जब मैंने उनको ये बताया कि मैम देखिए ये ऐसा ऐसा चीज़ें हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये तुम्हारा अप्रोच बिल्कुल सही है, ठीक है, इंसान ऐसे ही तो सीखता है। तो ये वाली चीज़। और मैम अगर मैं बात करूं अपार्ट फ्रॉम दैट, कि आप हर व्यक्ति से सीखते हो, ठीक है, और हर व्यक्ति कोई ना कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैम आपके लाइफ में कोई ऐसा टीचर है जो आपको लगता है कि हाँ वो टीचर था जो कमाल का था, मतलब लगता है कि याद है। क्योंकि अगर मैं अपने बारे में बात करूं, तो मेरे मतलब कि याद में एक टीचर है, वो है मैथमेटिक्स का टीचर, राइट। भाई साहब इतना कमाल का पढ़ाता था कि मजा आ जाता था, और वो अभी तक। और उसका मैंने क्या किया हुआ है कि उसका वीडियो लेक्चर वो खरीद करके, जबकि मैं पास आउट हो गया था, वीडियो लेक्चर खरीद कर मैं दिखा भी दे रहा हूँ। अभी पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क में अभी मैंने वो सारी चीजें करके रखा हुआ है। अभी भी मैं 2 दिन पहले सेट पढ़ रहा था। अरे तो वाह। तो मैम अब आप ये बताइए कि कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा टीचर है, और उसमें लर्निंग पॉइंट आप जरा सा आप बताइएगा कि उसमें क्या था। अगर जो एग्जाम्पल आपने मुझे हम्म। दिया कि मतलब कोई ऐसा टीचर आप मेरी लाइफ का पूछे जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई, या फिर जिन्होंने मेरी लाइफ एकदम बदल दी, या मैम जिसका दोनों? प्रभाव आप पर ज्यादा पड़ा। जिसका प्रभाव मेरे ऊपर ज्यादा पड़ा। हम्म। एक्चुअली ऐसे दो टीचर्स हैं, मैं दोनों हम्म। को क्रेडिट देना चाहूंगी। एक मेरे कोचिंग के सर थे, निमसेट के ही। हम्म। तो उन्होंने मतलब जब वो द थिंग वाज कि वो टीचर जब पढ़ाते थे, जहाँ से मैंने निमसेट की प्रिपरेशन करी,
तो जो चीज़ प्रभाव उनका ये था, द इफ़ेक्ट वाज़ कि मुझे ये लगता था कि मैथ्स जैसी चीज़ अच्छा मेरी लाइफ़ की दिक्कत ये थी इवन 12th में प्रोबेबिलिटी का ऐसा चैप्टर था जो मैंने टाटा बाय-बाय कर दिया था कि मेरे बस की बाहर है। मतलब ये वही जैसे बैक ट्रैकिंग के साथ मेरा था, वही नाता मेरा प्रोबेबिलिटी के साथ था। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया कि ये तो मेरे बस के बाहर है। 12th में भी 4 नंबर का क्वेश्चन था जो मैंने छोड़ दिया था और उसी की वज़ह से 4 नंबर मेरे कट गए, वरना मेरे पूरे नंबर आते मैथ्स में। लेकिन प्रोबेबिलिटी से मैं इतना भागती थी, 12th की बात ये है। जब मैं निमसेट में, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है निमसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन टीचर ने मुझे स्टार्टिंग से बैच में जो है पूरा पढ़ाना शुरू किया। तो इफ़ेक्ट उसका ये था कि मैं ये सोचने लगी कि ये इतनी ईज़ी चीज़ और ये इंसान इतनी ईज़िली लाइफ़ की चीज़ों से रिलेट करके वो टॉपिक को पढ़ा रहे हैं और उसमें मैथ्स जैसा एक्चुअल में कुछ नहीं है। उसमें एक्चुअल में बस कॉमन चीज़ मतलब कॉमन सेंस ही ज़्यादा है, बाकी हैं थ्योरम्स और आगे थे बट द बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कि आपने कॉइन 2 बार घुमाया, क्या चांसेस है कि हेड आएगा उसका। अब मैं यस। इतनी सी चीज़ से मैं इसी टॉपिक पर कॉइन वाला जो था ना, मैंने स्टीफन हॉकिंग का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बहुत ओल्ड है, जब वो अपने पैरों पे चल पा रहे थे उस समय का आर्टिकल मुझे जी, एक जी। बार मिला था। उसपे उन्होंने ना फिजिक्स के नियम से इस प्रोबेबिलिटी को गलत सिद्ध कर दिया था। उन्होंने ये बोला अच्छा, था कि आप एक्चुअल में जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है वो मोर रिलेटेड टू आपका फिजिक्स से है। फिजिक्स से अगर आप सही ग्रेविटी पे और सही हाँ। डिस्टेंस पे अगर आप फेंकेंगे तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हेड आएगा कि टेल आएगा। राइट। वो एंगल तो हमेशा या रहते हैं, अब या आप एकदम एग्जैक्टली। वो आपका स्पिन करेक्ट होना चाहिए या या किस तरीके से आप एग्जैक्टली। घुमा रहे हैं वो सही या है तो अब आप कर या सकते हैं। बट द थिंग वाज़ या उन मेरे वो वाले जो सर थे मैथ्स के नितिन सर उनका नाम है, उन्होंने मुझे हम्म इतना ज़्यादा इंस्पायर कर दिया इस चीज़ को लेके कि आप चीज़ों को बहुत ईज़िली समझा सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कल को अगर मैं क्वांटम फिज़िक्स भी अगर पढ़ने जाऊँ, तो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा इस पूरे दुनिया में जो मुझे उसे बहुत सिंपल करके पढ़ा सकता है। तो मैं बहुत लकी थी कि मुझे वो सर मिले जिन्होंने मुझे बहुत सिंपली एंड नॉट जस्ट प्रोबेबिलिटी इट वाज़ ऑफ एनी अदर चैप्टर। कोई भी चैप्टर पढ़ाते थे बहुत इतना बारीकी में जाके वो पढ़ाते थे टू द यू नो नट एंड बोल्ट ऑफ दैट थिंग कि आपको वो चीज़ समझ में आती थी। तो उन्होंने उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर पड़ा। सिर्फ़ ये नहीं कि उन्होंने मुझे पढ़ा दिया, मेरे नंबर आ गए, मैं नाइट टाइम पहुँच गई, बट उन्होंने एक तरीके का वो आई ओपनिंग भी था कि ये जितने भी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, जहाँ दिमाग लगने की बात होती है, एज़ सच वो टफ नहीं है। वो इट्स जस्ट दैट यू शुड बी लकी इनफ कि आपके पास कोई ऐसा टीचर आ जाए जो उसका एकदम पूरा प्याज की परत की तरह खोल-खोल के आपको एकदम बेसिक में जाके वो चीज़ सिखा दे। तो वो टीचर ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उनका बहुत प्रभाव था, मैं अभी भी उनसे टच में हूँ। दूसरे एक हमारे एम90 के सर थे, गोरे सर उनसे भी मैं अभी भी टच में हूँ। उन मुझे एक चीज़ जो उनकी सबसे सही लगती थी, वो क्लास होती थी किस सी की, वो सी के अलावा सी तो पढ़ाते थे, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें के बारे में भी बात करते थे। मुझे एग्जैक्टली। अभी भी याद है कि हमारी पहली क्लास थी सी की, उसमें उन्होंने हमसे भारत का मैप बनाने को बोला। मैं सोची यार एग्जैक्टली। आए या तो हम सी की क्लास में थे, ये हमसे भारत का एग्जैक्टली। नक्शा क्यों बनवा रहे हैं? बट ठीक है वो उनका उन्होंने जो भी सोच के ये चीज़ बनाई हो, तो उससे भी मुझे मतलब मैं काफ़ी इंस्पायर्ड थी कि इट्स नॉट नेसेसरी कि जो सब्जेक्ट है आप जो टीचर हैं, जो वो पढ़ा रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट भी किसी और तरीके से भी हो सकता है। मतलब तो ये 2 टीचर्स फिलहाल ऐसे थे, जिनका मेरी लाइफ़ में बड़ा ही मतलब मैं बड़ी मोटिवेट होती हूँ इन लोग को देख के, कि अच्छा चीज़ों को ऐसे भी कर सकते हैं, नया एंगल ये लोग हमेशा प्रोवाइड करते थे चीज़ों को करने का। तो ये 2 टीचर्स को मैं क्रेडिट देना चाहूँगी। मैम, जैसे आपने बात किया ना सी के क्लास के बारे में, सेम टीचर गोरे सा हमारे ये पास भी आए थे। ठीक है। हमें भी मिले थे और हमें तो खैर एक साल तक हम लोगों ने उनको मतलब कि किया था। ठीक है, सी में भी था और टेक्निकल राइटिंग में भी। राइट। अरे बाप रे! सो एक साल तक हो गया था और उसमें जो मेरी जो एक्सपीरियंस थी थोड़ी सी ब्लंट टाइप की थी। ठीक है, मतलब कि मैं हिचकता नहीं था कोई चीज़ पूछने में, चाहे कोई भी हो। राइट। जी, जी। मैं हमेशा ये सोचता था ना कि मुझे पूछना है, बस मुझे पूछना है। ठीक है। तो लेकिन मैंने वहाँ पे एक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करा और मैंने जब उसको एनालाइज किया बाद में जा करके, तब मुझे पता चला कि वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी एक चीज़ थी जो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रही थी। और वो चीज़ थी एग्जॉस्टिव पूरा प्रेशर में, जब आप सी की क्लास खत्म करके आप उठते थे ना, और क्लास के जब आगे जब आप एक कदम रखते थे, जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता था ना कि आपने अपना 100% दिया है, वो आपको प्रेरित कर रही थी और एफर्ट और मेहनत करने के लिए। और लाइफ में यही तो चाहिए, एफर्ट और मेहनत ही तो चाहिए।
तो ये बिल्कुल, चीज़ है मिला। और उस तरीके का साइड, उस तरीके का जो फीलिंग्स है सी और टेक्निकल राइटिंग की क्लास के बाद में आज तक नहीं मिला। मतलब कि वो प्रेशर में, मतलब कि हमें समझ में नहीं आ रहा है टीचर क्या बोल रहा है। टीचर बोल रहा है ठीक है बताओ, ये इंग्लिश बताओ, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है ठीक है, पूरा का पूरा कीबोर्ड का पूरा का पूरा वो बनाओ, नक्शा बनाओ, ठीक है। कीबोर्ड का नक्शा हम बना रहे हैं, इधर लिख रहे हैं पी, इधर कीवर्ड्स जितना। लिखने के लिए बोलते थे वो, सी के सारे कीवर्ड्स लिखिए जितने कीवर्ड्स आपको पता है। मैम हमें तो कीबोर्ड मतलब कि बोले थे बनाने के लिए, लेकिन कीबोर्ड बनाना और टॉपिक से ले जा करके साइड में ले जाना, एक्चुअल में अब उसकी वैल्यू समझ में आती है कि वो एक्चुअल में आपको रिग्रेसिव वे में चीज़ों को सॉल्व करने के बारे में बता रहे थे कि आप हार ना माने। ये एटीट्यूड अगर आप में आ जाती है ना, तो फिर आप लाइफ में कहीं पर भी रहें, अपने कर्म के बदौलत आप उस चीज़ को अचीव तो जरूर कर लेंगे। आप सही कहा, यही यही चीज़ हम्म। है बस। अगर आपको अगर कोई चीज़ अचीव करनी है तो आप डिसाइड करिए कि आपको कितना चाहिए। ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली। आपको उतना ही चाहिए जो बगल वाले को एग्जैक्टली। चाहिए, उसको कुछ और चाहिए होगा, एग्जैक्टली। हम तो अलग-अलग एग्जैक्टली। इंडिविजुअल। लेकिन एक्सक्यूज़ फिर वहीं पे आ जाती है कि हमने ये किया नहीं किया आपने। अगर आपने जो चीज़ अपने लिए डिसाइड करी है और आप सच में वो चीज़ एकदम चाहते हैं, एकदम दिलो-जान से वो चीज़ चाहते हैं और फिर भी आपको वो नहीं मिले, तो आपकी मेहनत में हो सकता है कहीं कमी रही हो। बाकी और फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ के बाहर है, बट आपके हाथों में एग्जैक्टली। जितनी एग्जैक्टली। चीज़ है, एग्जैक्टली। बहुत सी चीज़ें जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही। बट जितना आपके हाथ में है, आपकी मेहनत आपके हाथ में है, आपके एफर्ट्स अपने हाथ में हैं, तो वो ज़रूर करनी चाहिए। एग्जैक्टली। मैम अब हम बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की लास्ट की कहानी, ठीक है। आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, वहाँ पे आपको प्रेशर भी आने लगता है कि अब भाई अब प्लेसमेंट आने वाला है, वहाँ पे अब चीज़ें अब काम करने पे मतलब कि हुँ। इज्जत फिर चली जाएगी, ठीक है। तो उस समय आप एफर्ट डालना कोशिश कर देते हैं। लेकिन मैम बाद में मुझे जा करके रियलाइज पता चला, और वो ये पता चला कि कोडिंग ठीक है, लेकिन एप्टीट्यूड से भी अच्छी अच्छी कंपनियां निकल रही थी। मतलब कि उनका भी पैकेज जी, काफ़ी अच्छा था, और वो मुझे बाद जी। में पता चला जब मैंने फेस किया तब, ठीक है। हमने ये पढ़ाई करा, लेकिन उनका एप्टीट्यूड का जो था वो लेवल ठीक ठाक था, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, ये भी एक डायरेक्शन होता है, और अच्छी अच्छी कंपनी थी। मैम फोर्थ सेमेस्टर में जब आप आई, वहाँ पे आपकी लर्निंग का सिस्टम क्या था जो आपको प्लेसमेंट तक ले करके गया? ठीक है, मैं बहुत ऑनेस्टली इसका जवाब दूँगी। हम्म। 4th सेमेस्टर मेरे लिए वैसे ही बीता जैसे बाकी के सेमेस्टर्स, जैसे कि 3rd था, जैसे 4th था, 2nd था। 4th में एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस में जो चीज़ पढ़ाई गई या जो चीज़ माँगी गई, तो 4th सेमेस्टर की एक ख़ास बात ये थी कि मैंने उस सेमेस्टर में अपने नोट्स बनाए हैं, स्पेशली उन सब्जेक्ट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट थे। कंप्यूटर नेटवर्क्स था हमारे कोर्स में, जो कि इम्पोर्टेंट था आई थिंक, हाँ। तो उसका मैंने जो है, एक सेकंड, जो है एक-एक चीज़ क्लास में बैठ के उनके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि अब ये आगे मतलब मुझे काम आने हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स के थे मेरे पास और मैं पढ़ना भी चाहती थी। तो 4th सेमेस्टर में एक चेंज ये था कि मैंने 2nd और 3rd से थोड़ा ज़्यादा अटेंटिव वे में क्लासेस अटेंड करी। अटेंटिव वे में अपनी कोडिंग हो गई। कोडिंग तो मैंने बाद में एकदम फुल वॉर लेवल पे स्टार्ट करी थी। जो जितनी चल रही थी उतनी ही चल रही थी 4th सेमेस्टर तक। लेकिन एप्टीट्यूड हो गया या फिर ची इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, कि अच्छा कंपनीज़ कितनी आ रही हैं, कंपनीज़ में पूछा क्या जा रहा है, मतलब जो बैकग्राउंड की जो प्रिपरेशन होती है, प्लेसमेंट की पढ़ाई करने से पहले की जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है, वो मैंने 4th सेमेस्टर में स्टार्ट कर दी थी। कि अच्छा मैं कहाँ पे हूँ, मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे कोडिंग के मैं इस लेवल पे हूँ, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो मैं उस हिसाब से मतलब प्लानिंग फेज़ मेरा 4th सेमेस्टर था अपने प्लेसमेंट के लिए। कि मुझे अच्छा मैंने टाइम अपना वो शेड्यूल किया कि मुझे इतने कोड करने होंगे, ये टॉपिक मुझे नहीं आते हैं, ये टॉपिक के बारे में पढ़ाई करनी है, ये मेरे स्ट्रेंथ है, इनके बारे में मुझे पता है, इन पे मैं बाद में भी टाइम इन्वेस्ट करूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीज़ें मेरे लिए मतलब प्लानिंग वाला फेज़ था मेरा 4th सेमेस्टर में। 4th सेमेस्टर जब खत्म हुआ है, तो आई हैड अ फुल प्लान विद मी दैट मुझे क्या-क्या चीज़ें पढ़ाई करनी है, मैं कहाँ पे हूँ, किन चीज़ों पे मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एग्जैक्टली। फिर जो 2 महीने की जो मेरी समर वेकेशन हुई थी मई यस और मैम। जून की, उसमें फिर मैंने जो प्लानिंग करी थी, फिर वो एग्ज़ीक्यूशन वाला पार्ट मेरा वो 2 महीने में था कि अच्छा मुझे दिन में इतने कोड करने हैं। इत मैं टाइम के हिसाब से नहीं करती थी कि मुझे 2 घंटा पढ़ाई करनी है, मैं ऐसे नहीं करती थी। 2 घंटे में आप 1 क्वेश्चन करो, 2 घंटे में आप 200 क्वेश्चन करो, इट डज़न्ट मैटर। मेरे लिए रहता था दिन में मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, इतने टॉपिक करने हैं। अब उसमें चाहे मेरा 24 घंटा जाए, चाहे उसमें मेरा 1 घंटा जाए, डिडन्ट मैटर, बट तो मैं टॉपिक वाइज़ पढ़ती थी कि मुझे इस दिन आज की डेट में इन 24 घंटे में किसी भी हालत में ये टॉपिक क्लियर करने हैं। तो वो पढ़ाई फिर मैंने 2 महीने में स्टार्ट करी।
उसके लिए मेरे पास एक बहुत सिस्टमैटिक वे था, एक पूरी लिस्ट हमें मिली थी अपने सीनियर्स से। दैट्स अ बेनिफिट यू हैव व्हेन यू आर इन टच विद योर सीनियर्स, दे गाइड यू कि ये चीज़ें करनी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पता चलती है उन्हीं लोगों से। उन्होंने एक लिस्ट पूरी सर्कुलेट करी थी, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। वो चेकलिस्ट टाइप की थी, अच्छा ये हो गया, टिक लगाया, ये हो गया, टिक लगाया। तो ये मतलब मेरा था। 4th सेमेस्टर में मैंने प्लान किया था कहाँ-कहाँ पे मैं हूँ, और जो 2 महीने थे, उसमें प्रिपेयर किया था फिर। ओके मैम, तो जैसे कि आपने यहाँ पे बात करा, और एक चीज़ मैंने नोटिस करा कि मुझे चाहे इसमें 24 घंटा लगे, चाहे कुछ भी लगे, मुझे ये कंप्लीट करना है। और ये अगर माइंडसेट किसी भी क्षेत्र में अगर आपकी आ जाती है ना, तो आप चीज़ों को धीरे धीरे अचीव करना चालू कर देते हो। बिल्कुल, और बिल्कुल। तो मैं यही बोलूँगा, जो भी अगर विद्यार्थी, जो भी जूनियर्स है, अभी जो कोई भी पर्सन देख रहा है, ये एटीट्यूड आएगा कब? जब आप समय देंगे तब। सिंपल एज इट इज़, राइट? सो मैम, अब बात हो गया एमसीए के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में। अब हम जम करते हैं फिर आपके करंट सिचुएशन में, राइट? अब आज के, अब काम कर रही हैं, ठीक है, एमसीए का लाइफ जा चुका है, ठीक है, पास हो चुका है। अभी आपको किस तरीके से स्ट्रगल्स या फिर ऑब्स्टेकल्स आप देखती हैं या फिर आप फेस करती हैं, और उसमें लर्निंग क्या रहती है, और आप अपने उसमें एफर्ट कैसे दे पा रही हैं अभी? तो स्ट्रगल है, बट उतना ज़्यादा नेक टू नेक कंपटीशन नहीं है जितना कि एमसीए में हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे 90 लोग एक ही चीज़ के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो उतना कंपटीशन जॉब में आने के बाद नहीं है, थोड़ा आप ईज़ी हो सकते हो। तो उसमें ये होता है कि अब मेरे पास आते हैं, मैनेजर बोलता है कि आपको इतने दिन में ये चीज़ करनी है, और वो चीज़ पहले कभी करी नहीं है। इट्स अ कंप्लीट न्यू वर्ल्ड। तो आप क्या करते हैं कि आप अपने मेंटर से पूछते हैं, या आपके पास जो गाइड है या जो एक्सपीरियंस लोग हैं। मेरे साथ दिक्कत ये है, मेरी जॉब इज परफेक्टली फाइन, सब अच्छा है। दी ओनली प्रॉब्लम आई हैव कि मेरी टीम में सब एक्सपीरियंस्ड हैं। 10-15 लोगों की टीम है, तो उसमें सिर्फ मैं और एक और लड़की है, जो हम लोग दो बच्चियां हैं, बाकी सब बहुत एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लगती है कि कैसे पूछे, फिर वही चीज़ आती है, थोड़ा डर लगता है, हेजिटेशन होता है पूछने में कि कैसे पूछेंगे। तो लेकिन वही है, पूछना पड़ता है कि बिकॉज़ इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब। कोई भी चीज़ आती है तो उसको मैं देखती हूँ, मैं कभी-कभी डर भी जाती हूँ कि अरे यार 4 दिन में ये चीज़ सबमिट करनी है, कोई प्रेज़ेंटेशन है या फिर कुछ भी रिपोर्ट तैयार करके अगर भेजनी है, तो डर जाती है कि अरे कैसे होना है? फिर बैठते हैं, समझते हैं, अच्छा। फिर ये देखते हैं कि उसमें आता क्या-क्या है। मैं सेग्रीगेट करती हूँ, मेरी हमेशा लिस्ट रेडी रहती है कि मुझे आता क्या है और मुझे चाहिए क्या है, तो मेरे दिमाग में क्लैरिटी रहती है कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ें आती हैं, ये पॉइंट्स हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे नहीं आते, जिनके बारे में मुझे एज सून एज पॉसिबल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है या सीखना है या लर्न करना है, जो भी चीज़ है। तो फिर मैं अपने गाइड के पास गई, या जो इंटरनली हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसमें मैं गई, और फिर उस हिसाब से मैंने वर्क करना शुरू किया। तो अगर आप ये पूछे कि एमसीए में क्या था जो मैं अब अपने जॉब में यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें। ऑब्वियसली मेरी कंपनी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क्स के अराउंड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो जो भी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में, स्विचेस, राउटर्स, आईपी एड्रेस, जो भी चीज़ें वहाँ पढ़ाई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एकदम यूज़ हो रही हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे एज़ आई सेड कोडिंग प्रोफाइल नहीं है, डेवलपर वाली प्रोफाइल नहीं है, बट सी पढ़ते टाइम या सी प्लस प्लस कोई भी कोडिंग करते टाइम जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो कोड तक रिलेटेड हो, आप उसको लाइफ में भी इम्प्लीमेंट एग्जैक्टली। कर सकते यस हैं। मैम, यस मैम। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो थी, वो जो मैंने वहाँ पे डेवलप करी थी कि अच्छा ये इस तरीके से नहीं हो रहा है, तो क्या इसको इस तरीके से ट्राई किया जा सकता है, या फिर क्या इसमें कोई एकदम थर्ड एंगल हम क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ भी करती हूँ, जस्ट द सिनेरियो इज डिफरेंट, द थिंग इज डिफरेंट। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो आपकी कोडिंग से डेवलप होती थी, वो आप यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मैं कर रही हूँ इस चीज को। तो फिर इस तरीके से मतलब मेरी जॉब कट रही है अभी। ओके मैम। मैम, जैसे कि आपने बात किया ना प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली बात, राइट? प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली बात, मैं आपको एक फ़नी एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं घर गया था, ठीक है, और सुबह में तो पता है कि घर में क्या होता है, सामान लाओ, जाकर के ये लाओ वो लाओ, ठीक है। जी, 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 वही मतलब कि होता था। तो मेरा सुबह का काम जॉब था दूध लाना और जी, डस्टबिन जी, फेंकना, ठीक है, दो जी, काम एक साथ, ठीक है। मैं जी, एक सप्ताह तक करा, थक गया। तकरीबन मुझे 1 घंटा जाना पड़ता था, मतलब 1 घंटे लग जाए, थोड़ा सा मतलब कोई डिस्टेंस पर था। मैंने वहां पे यही प्रॉब्लम सॉल्विंग और एल्गोरिदम वाली पूरी कॉन्सेप्ट लगाई, ठीक है। मैं क्या किया कि जो मेरा काम पहले 1 घंटे में होता था, मैं उसको 25 विदिन 25 मिनट में लाया।
मैंने क्या किया, 2 बकेट रखा, एक बकेट वहीं पर रात भर में ताला मार के रख देता था और फिर सुबह आकर के फिर उसी को इस तरीके से ले ले जा करके कर देता। दूध वाले के पास में मैंने 2 झोले रख दिए थे, ठीक है। उसको अच्छा। मैं हमेशा कॉल कर देता था, देखो अब आइए मैं आ रहा हूँ, तुम भाई तैयार रखो, पैसा ले लेना आपका। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है एक्चुअल में, पर्सपेक्टिव ही आपको डिफाइन करती है। बिकॉज एब्सोल्युटली। बिकॉज इन साइकोलॉजी भी और इन न्यूरो साइंस भी, ये भी मैम अभी बात अभी हो रही है कि वट एवर यू आर लर्निंग, राइट, दैट विल यूज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। एब्सोल्युटली ट्रू, यस मैम। एब्सोल्युटली या ट्रू। सो ये चीज़ जब मैंने देखा, और अभी भी पढ़ने का मैम काफ़ी ज़्यादा शौक है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्टडी। तो जैसे कि ब्रेन पे हो गया, न्यूरो साइंस हो गया, डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, राइट। तो इनसे जब मैं स्टडी करता हूँ ना, बहुत सारे जैसे कि प्रोग्रामिंग के जो भी आपने स्किल डेवलप किया है ना, कि ये नहीं होता तो ये देखो, वो सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। वो कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं हो रही मैं है, तुम्हें बिल्कुल मैम, होती है। मैं एक बात कर रहा था वहाँ पे पॉडकास्ट में, मैंने सेट का इसलिए नाम लिया था, सेट थ्योरी का, क्योंकि सेट थ्योरी का मुझे उससे समझाना पड़ा, सेट थ्योरी का एग्जांपल दे करके, ठीक है। इसलिए मैं सेट को देख रहा था, और तब मैंने जब समझाया, तब पता बिल्कुल चला कि बिल्कुल। यार मतलब अल्टीमेट वो अच्छा से समझ गया चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए। क्योंकि जी जी। ब्रेन वहाँ पर छोटा होता है, ठीक है। वो कैसे डेवलप करता है, तो मेरे परिवार में 2 लोग हैं अभी, ठीक है, जी। रिधि सीधी, राइट। तो उनको हर फ्राइडे या सैटरडे के दिन मैं क्लास लेता हूँ जूम के थ्रू, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, जूम के इसे रिकॉर्ड करके और यूट्यूब पे अपलोड करके उनको दे देता हूँ अनलिस्टेड में, ताकि वो एक सप्ताह तक उसको देखते रहें, ठीक है। वहाँ से मुझे मैम जो समझ में आया, जो एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता चला, वो मेरे लिए अभी तक अनलिमिटेड था, एज अ रिसर्च ही था। और वो चीज़ मैं आज हर एक पर्सन में, इवन अपने आप में भी पाता हूँ। बिल्कुल। तो तो वो चीज़ मैम मैंने वहाँ पर नोटिस करा। मैम हमने तीनों फेज के बारे में अभी बात कर लिया, राइट। जी निमसट से लेकर के, एमसीएस से लेकर के, और सारी चीज़ें बात में, ठीक है। अब हम जी। बात जी। करेंगे कि मैम ड्यूरिंग इतना जर्नी जितना आपने तय किया, इसमें कोई भी ऐसा ऑब्स्टेकल्स आया जिसमें आपको लगा कि यार नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, या फिर नेगेटिव साइड लाइफ में, और आपने उसको ओवरकम हम्म। कैसे किया? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कुछ डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, ठीक है ना, बीच के, मतलब कि किसी का कोई पर्सन ही चला गया, तो उस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उसमें आपने कैसे ओवरकम किया और उस चीज़ से आप कैसे निकली? ऑब्स्टिकल, एक मेरी पर्सनल ऑब्स्टिकल, पर्सनली क्रिएटेड ऑब्स्टिकल था मेरा कि हम्म। आलसी थी मैं, अभी भी हूँ थोड़ी। तो ओके। पढ़ाई जब तक सर पे डंडा नहीं आता तब तक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, वैसा वाला टाइप का है मेरे साथ। अगर मुझे पता है कि ये काम करने के लिए अभी 10 दिन है, तो अभी मैं जितना एफिशिएंटली कर पाऊंगी उससे 1000 गुना ज्यादा एफिशिएंट मैं होती हूँ 9th डे, जब एक दिन बचा होता है। तो ओके। वो, तो कभी कभी ये चीज बड़ी दिक्कत कर जाती थी मेरे साथ, कि मैं शुरू करती थी 8वें दिन, जब एकदम 2 दिन बचे हैं, या 9वें दिन शुरू करती थी। एग्जाम के लिए भी मेरे यही होता था, एकदम लास्ट में शुरू करती थी। होती थी पढ़ाई, लेकिन उसका स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता था कि फिर लगता था कि अब तो गए, फेल हो गए सीधा, यही लगता था। तो एक ये ऑब्स्टिकल मेरे साथ था कि मैं आलस के चक्कर में मेरी बहुत ज्यादा कभी कभी चीज होती थी, छूट जाती थी, नहीं कंप्लीट कर पाती थी मैं, क्योंकि टाइम नहीं रहता था, क्योंकि मैंने लेट शुरू किया था। तो वो चीज़ मैंने बार-बार ठोकरें खाने के बाद रियलाइज़ किया कि ये मैं अभी तो कर ले रही हूँ। एमसीए की मैं बात करूँ, एग्ज़ाम के टाइम रहता था तो कुछ-कुछ पेपर में मेरे मार्क्स कम आए, या फिर आती हुई चीज़ गलत हो गई क्योंकि मैंने क्लियरली उसको याद नहीं करा था, या क्लियरली उसको समझा नहीं था, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था, क्योंकि मैंने लेट शुरू किया था। तो वो चीज़ें मैंने अपनी गलती से बार-बार करके तब मैंने सीखा, एंड फॉर्च्यूनेटली टाइम रहते सीख लिया कि मैं प्लेसमेंट में वो काम ना करूँ। तो एक दिक्कत तो मेरे साथ ये थी कि मैं देर में चीज़ें शुरू करती थी। जैसा कि आपने डिप्रेशन वाली चीज़ कही, ये बहुत हम्म। सारे ऑब्स्टिकल्स इस तरीके के आ जाते हैं। तो मेरे साथ ये दिक्कत हो गई जब मैं मई-जून में 2 महीने की जो छुट्टी थी, प्लेसमेंट से पहले वाली, जिसमें मुझे पढ़ाई करनी थी। उस समय मैं बहुत ही अलग ही फ़ेज़ में चली गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत नेगेटिव टाइप का फ़ेज़ हो गया था मेरे लिए, कि मैं एकदम अंडर कॉन्फिडेंट थी कि मुझे कुछ नहीं आता है और मेरी नौकरी नहीं लगेगी, मैं कितना भी पढ़ लूँ मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। जब मैं कोर्स देखती थी, वो लिस्ट देखती थी कि जो-जो चीज़ें मुझे करनी है, जो-जो चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, मुझे लगता था यार ये तो बहुत सारा है, कैसे करेंगे? और उसके बाद जब आपके अंदर ये, जैसे आपने कहा ना, लेबल लग जाता है दिमाग में, तो फिर आप नेगेटिव आप सोचने लगते हो। कर भी सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग बोलेगा अरे यार ये तो बस की बाहर की चीज़ है।
तो मैं गिव अप करने वाले मोड में आने लगी कि अरे यार ये नहीं हो पाएगा। तो मेरे दिन इसमें बड़े वेस्ट होने लगे कि ये ऑब्स्टिकल ही था कि आपने अपने आप को समझा दिया कि बहुत ज़्यादा कोर्स है, नहीं होगा आपसे, आप हाथ जोड़ के बैठ गए कि अब छोड़ो यार, गई अब कहीं और। बैकअप ऑप्शन आप ढूँढने लग जाते हो कि कोई कोई और नौकरी कर लेंगे यस ऐसा। मैम, या उस समय फिर मैं क्या करती थी, मैं अपने दोस्तों से बात करती थी, उनसे पूछने के लिए। तो उनका बड़ा मोटिवेशन रहा है मेरी लाइफ में हमेशा से। मुझे पता चलता था कि अच्छा और ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ मैं ही उस फ़ेज़ से निकल रही हूँ। कोई ना कोई अपने तरीके से हर कोई वे उसी सिमिलर फ़ेज़ से है, पढ़ाई एग्जैक्टली, कर रहे हैं, यस मैम, नहीं हो रहा या है। तो ये चीज़ याद रखने वाली होती है कि आप अकेले कभी नहीं हैं। देयर इज़ ऑलवेज़ समवन जो आपके सिचुएशन से गुज़र चुका है या गुज़र रहा है साथ में। एग्जैक्टली, तो आप एग्जैक्टली, उनसे बिल्कुल आप ज़रूर बात करिए, वो आपकी हेल्प करते हैं किसी न किसी तरीके से। ऐसा नहीं है कि मेरे फ्रेंड मुझे जो है मोटिवेट कर देगा या फिर एकदम कि यस अरे मैम, पूर्वी तुम तो कर लोगे एकदम। वो भी ये बोल सकता है कि अरे यार मेरा भी नहीं हो रहा है। तो कभी-कभी वो सुन के ही मैं मोटिवेट हो जाती थी, अच्छा चलो ठीक है मैं अकेले नहीं हूँ। तो आप अपने टच में ज़रूर रहिए अपने दोस्तों के साथ और उन लोगों से बात करिए जो आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मोटिवेट कर सकें। उन लोगों से, एग्जैक्टली, उन टॉक्सिक लोगों से, नेगेटिव लोगों से आप बात मत करिए जो आपने फ़ोन किया कि यार मेरा क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है और मैं बहुत लैग कर रही हूँ और वो बोलते हैं, "अरे यार देख लो, मैं तो ये कर चुका हूँ, मेरा तो इतना हो गया।" ऐसे लोगों से आप बिल्कुल बात मत करिए, वो एग्जैक्टली। आपको मैम, ऑटोमेटिक ऐसा लगता और है कि यार भाई, डिमोटिवेट। मैं तो कुछ हूं ही नहीं हाँ, इनके सामने, ये तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो पर्सन है। इफ या इट हेल्प्स यू, या अगर आपको वो चीज़ हेल्प कर रही है, दूसरों का अचीवमेंट सुन-सुन के अगर आपको हेल्प हो रही है, तो आप ज़रूर बात करिए। मेरे लिए वो एग्जैक्टली, थोड़ी एग्जैक्टली, एंटी में काम कर जाती थी कि अरे यार! सब लोग आगे पहुँच गए, मैं ही रह गई, छोड़ो अब मुझसे नहीं होगा। तो एग्जैक्टली, मैं उन लोगों से बात करती थी जो मेरे सिचुएशन में रहते थे और या जो थोड़ा आगे भी थे जो मुझे मतलब मेरे वो मतलब बढ़ा सके कॉन्फिडेंस कि अरे यार कर लोगी, धीरे-धीरे करके स्टार्ट करो और सबका सजेशन ऑलमोस्ट वही रहता था कि थोड़ा-थोड़ा करके करो, एक साथ देखने की ज़रूरत नहीं है। टारगेट बनाओ डेली के, पूरा फुल पिक्चर मत देखो कि ये तो मैं 15-20 टॉपिक कवर करने हैं। आज का देखो कि अच्छा आज एक ही टॉपिक कवर करना है, तो तुम्हारे दिमाग को ये लगेगा कि अच्छा ज़्यादा नहीं है। तो एग्जैक्टली, ऑब्स्टिकल को फिर मैंने उस ज़ोन से मैं तभी बाहर आई, फिर मैंने धीरे-धीरे करके शुरू किया। फिर मैं क्या करती थी, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद अपनी लिस्ट देखती थी, मैंने ग्रीन टिक लगा रखे थे आगे। तो जब आप ग्रीन टिक देखते हो ना कि अच्छा यार इतना कर लिया इतने दिनों में, तो वो थोड़ा मतलब मुझे मोटिवेट करता था। टॉक टू द राइट पीपल जो आपको मोटिवेट, अपने फ्रेंड्स आप ऐसे बनाइए और अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपके लिए टॉक्सिक है, नेगेटिव है, तो यार वो दोस्त नहीं है फिर आपका। एग्जैक्टली, योर यस मैम, फ्रेंड्स, आई एग्री। योर मेरा ये मानना है, हो सकता है लोग मुझसे डिसएग्री करें, बट आप अपने दोस्तों को के लिए रहिए, यू शुड हेल्प योर फ्रेंड्स आल्सो। कोई आपको किस लिए फ़ोन कर रहा है, मोटिवेशन के लिए फ़ोन कर रहा है या किसी की हेल्प के लिए कर रहा है, यू शुड ऑलवेज़ बी देयर फॉर योर फ्रेंड्स एंड आपके दोस्तों को आपको वो करना चाहिए, अपलिफ्ट करना चाहिए। तो फॉर्च्यूनेटली मेरे सारे दोस्त अच्छे हैं और बहुत मुझे हेल्प करा उन्होंने हर एक चीज़ में, सिर्फ़ पढ़ाई नहीं, ऐसे रैंडमली इन लाइफ आल्सो दे हैव हेल्प्ड मी। तो टॉक टू द राइट पीपल और गिव अप इतनी जल्दी मत करिए अभी। एग्जैक्टली, इंसान का दिमाग ऐसा ही रहता है कि जब नहीं होता है तो कहते हैं अरे यार छोड़ दो छोड़ दो। वो चीज़ बाद में समझ आती है। एक चीज़ और मैंने अपनी लाइफ में अपने ऑब्स्टिकल को कवर, अपने आप ऑब्स्टिकल से ऊपर आने के लिए ये करी, मैं मोटिवेशन ढूँढती थी कि अगर मैंने नहीं किया आज की डेट में, पढ़ाई नहीं करी, उसका रिपरकशन क्या होगा? उसका आगे का क्या होगा? पढ़ाई नहीं करी, नौकरी नहीं लगेगी, पैसे नहीं आएँगे, ज़िंदगी कहाँ गई? ज़िंदगी भर पापा से थोड़ी माँगती रहूँगी। तो मेरे लिए ये चीज़, फॉर मी इट वाज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू बी इंडिपेंडेंट। मुझे माँगना अच्छा नहीं लग मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं मतलब एग्जैक्टली, सबसे खरा आई हेट दिस थिंग कि मुझे किसी या से कुछ भी माँगना पड़े या या हेल्प लेनी पड़े। बट तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी, इंडिपेंडेंट होना कि यस मैम, दूसरों की मदद कर पाऊँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वो र ध्यान में रखती थी मैं अपने। मैम, आपने जो बोला ना इंडिपेंडेंट, राइट? तो अभी मेरी एक यूएस में मैम थी, उनका नाम था वीवा मैम, राइट? उन्होंने एक काफ़ी अच्छा बात किया कि हम जब इंडिया में थे ना और जब यहाँ पे यूएस में है, तो वहाँ उन्होंने बोला कि देखो अभिषेक, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें आज किसी पे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने मतलब बीटेक भी किया हुआ है, 2 बार बीटेक उनका है और 2 बार एमएस की हुआ, अभी एमबीए वो कोर्स कर रही हैं। और उनकी मतलब जी, मतलब बाल बच्चे भी हैं। उन्होंने एक अच्छा, चीज़ बोला था कि देखो, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में धीरे धीरे ये चीज़ें आ रही हैं, लोग एजुकेशन की वैल्यू और अपने कर्म की वैल्यू अब समझ रहे हैं धीरे धीरे। एब्सोल्युटली, यस एब्सोल्युटली। मैम। तो जैसे आपने बोला ना कि मांगना, मांगना मुझे लगता है कि मैं जैसे कि मैं क्या करता था कि मुझे चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, राइट?
मैं पूरे के पूरे एक महीने का जितना भी पेन पेपर पेंसिल है सब खरीद के लाता था। ठीक है। मैं हमेशा बोलता था शारीरिक रूप से सक्षम होने वाले व्यक्ति को मैं नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। बात खत्म। मैं यही बोलता था, चाहे तुम्हें बुरा लगे, चाहे तुम्हें कुछ भी लगे। ठीक है। और वो चीज़ मेरे अंदर ये डेवलप की कि समर्थ हो और आप समर्थ हो। और दूसरा चीज़ है कि इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एंड यू हैव टू केयर अबाउट दैट कि व्हाट इज वर्किंग फॉर यू। जो हो सकता है एग्जैक्टली, दूसरा, या बिल्कुल बिल्कुल। इजा हो सकता है जो शेड्यूल दूसरों के लिए काम कर रहा है वो आपके लिए ना काम करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या क्योंकि मैम अभी तक ये प्रूफ हो चुका है अकॉर्डिंग टू द न्यूरो साइंस की एवरी पर्सन का जो ब्रेन होता है वो अलग तरीके से वायर हुआ होता है। परिवार, बिल्कुल परिवेश, बिल्कुल देश, माहौल, इन्वायरमेंट जिस तरीके से बात करता है हर चीज़, तो उस तरीके से वो चीज़ों को लर्न कर पाता है। और दूसरी चीज़ बात होती है कि हम लेवल लगाते हैं अपने ऊपर ही कि हम ये वर्थ इट नहीं है। और एक बिल्कुल। चीज़ मैम यहाँ पर मैं एक एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं, एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा। मैंने क्या हुआ था कि मैंने आज से ठीक एक महीने पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करा था। ठीक है। अपने आप को जी। सेल्फ एनालाइज करने के लिए कि मैं आज एक महीने बाद में ये चीज़ें मैं अचीव कर लूँगा, मैं आज यहाँ पे रहूँगा। ठीक है। मैंने जी जान लगा दिया, एफर्ट लगा दिया, सब कुछ। जी। लेकिन बाद में पता चला कि वी कैन नॉट डिनाई द एक्सटर्नल फैक्टर इन आवर लाइफ। एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं जो आपकी एब्सोल्युटली। लेते हैं, लेकिन आपको अगर अगर आपको पता चल जाए कि नहीं आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है या फिर आपको सोल्यूशन है, ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं तो वो नहीं, तो आप आज उसमें भी आप आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल। तो मैम एक्सटर्नल फैक्टर से मैं बात करूं, लॉकडाउन जब से आया, ठीक है, हमारा फेयरवेल गया, बहुत मिस करा मैंने आप लोग के हमारा फेयर कॉन्वोकेशन गया है। कॉन्वोकेशन गया, बिल्कुल। मैम मैंने आपके फेयरवेल में डांस किया था, आपको याद है कि नहीं? नहीं, मुझे याद नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ही बिज़ी थी। ओके अपने ओके अपने खुद के एन्जॉयमेंट में बहुत बिज़ी थी, सॉरी ओके अभिषेक उसके लिए। ओके। नहीं हो सकता है कि मैम आप बाद में आई हो, ठीक है। तो उस समय हाँ, डांस के पहले पता है क्या सीन था? डांस ना क्या? करने का, ठीक है। मेरे पूरे क्लासमेट बोल रहे थे कि अभिषेक तुमसे नहीं होगा, डांस नहीं कर पाओगे, ठीक है, मुझे ऐसे बोल रहे थे। मैंने बोला कि यार तुम लोग मुझे यार मूर्ख बना रहे हो या फिर, ठीक है, फिर वही तुम दिमाग वाला गेम खेल रहे हो मेरे साथ में। मैंने बोला कि मुझे नहीं पता। और उस दिन आपके पूरे बैच से मुझे जो अप्रिसिएशन मिला ना, कभी भी दुखी होता हूँ तो आज फेसबुक पे वो मैंने बुक मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है, वो जाकर अरे वाह! देखता हूँ, पूरा बैच खड़ा होकर क्लैप कर रहा था उस दिन। उस दिन क्या मुझे बात पता है। चला कि जो एक्चुअल में ऑब्स्टिकल्स होती है ना, रियलिटी में जब आप करोगे हो सकता है ऑब्स्टिकल उससे ज़्यादा हो जाए, लेकिन जब बिल्कुल। रियलिटी में जब आप जाते हो, जब आप काम करते हो, मैम एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, ठीक है। कुछ दिन पहले मैं ना कंपनी का काम करने के लिए बहुत सोचता था कि अरे यार इतना इतना इसको ऐसे परफेक्ट बनाया जाए, ऐसे बनाया जाए। मैंने क्या किया कि बस स्टॉप इट, थिंकिंग सोचना ज़्यादा बंद करो, काम करो। और तब मुझे पता चला कि आपकी लर्निंग थिंकिंग से कभी नहीं होती, आपकी लर्निंग करने पर होती है। बहुत जब आप, अब बहुत सटीक चीज़ बोली या आपने कि या कभी भी सोचने से अगर हो जाता वो काम, तो अभी तक एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हो चुकी एग्जैक्टली होती। एग्जैक्टली सोचने से होता नहीं है। प्लान या कर सकते हैं बट या एग्ज़ीक्यूशन सोचने से कभी नहीं है। या और जो उठिए और रियल, करिए। यस मैम, और जो रियल टेस्ट होता है ना वर्क का, कर्म का, जब आप उस फेज में आप 3 घंटे 4 घंटे आप देंगे, तब समझ में आएगा कि ये वर्किंग और ये एक्सपीरियंस है जो काम में आएगी। तो मैम इतने हम लोगों ने बात कर दिया। और आपके बैच में अभी मैं ऑलमोस्ट सारे लोग से नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर तो मेरे पास था, लिस्ट था मेरे पास में पूरे एक्सेल फाइल में, अभी भी एक और लिस्ट स्प्रेडशीट। है, ठीक है। मैंने उसमें लिखा हुआ है कि मेरे सीनियर कहाँ कहाँ पे भी प्लेस हुए थे, तो मैंने पिछले साल ही अरे वाह! बनाया हुआ था, तो वो भी लिस्ट है। अरे वाह! खैर, और मैं हर एक पर्सन एज ए इंडिविजुअल मैं टारगेट यही करता हूँ कि मैं मोर रिलेटेड टू द लाइफ के बारे में सोचता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ से ही, आपके थॉट प्रोसेस, आपके कर्म से ही सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। और ईच एंड एवरीथिंग, मित्र, परिवार, देश, परिवार, परिवेश, इन्वायरमेंट, सब कुछ इफेक्ट होता है आपके कर्म से। वाट एवर यू विल डू, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैम ये मेरा अभी ये सीन है, ठीक है। अब मैम इतना बात हो गया, ठीक है। आप, मैंने आपसे क्या सीखा मैं अब बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने जी, आपसे क्या बिल्कुल। सीखा, दैट इज कॉल्ड रिग्रेसिव, ठीक है। कोई काम ना हो, ठीक है, अपने हिसाब से आप नहीं हो पाता है, आप उसको टाइम दो, समय दो, नहीं होता है इंडिविजुअल तौर पे सोचो। दूसरी चीज मैंने सीखी,
कभी भी वैसे व्यक्ति से बात ना करें जो आपको नेगेटिव साइड में आपको ले जाए, ठीक है, जो पॉजिटिव में ले जाए। और उसके बारे में मैंने सीखा। फिर मैंने देखा कि मोटिवेशन के बारे में, एक्चुअली जो मोटिवेशन होता है वो एक्सपीरियंस और कर्म से धीरे धीरे ऑटोमेटिक पैदा होने लगता है, ये चीज़ मैंने नोटिस करा, ठीक है। तीसरा जो मैंने चीज़ नोटिस करा, दैट इज़ कॉल्ड मेहनत, राइट। मेहनत किस तरीके से आपकी पूरी लाइफ की जो कहानी है वो धीरे धीरे इफेक्ट करती है। जैसे कि अगर ठंड कोई नर्म लोहा है, तो अगर आप एक पॉइंट पे गर्म कर देंगे तो धीरे 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 बेंड होना चालू हो जाएगा, राइट। तो मेहनत बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। उसी तरीके पूरी लाइफ अगर फ्लो कर रही है, मेहनत जहाँ आपने करा, आपकी पूरी की पूरी कहानी ही वहाँ पर चेंज होने लगी। ये चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस करा। और फिर यहाँ पर मैंने इंफॉर्मेशन के बारे में देखा। आपके पास में जितना इंफॉर्मेशन होता है, आप उतना ही दूर तक देख पाते हो। ये चीज़ मैंने एब्सोल्युटली, या बिल्कुल। ये चीज़ मैंने मैम नोट करा। तो इतना चीज़ मैंने आपसे सीखा। अब मैम आपने मुझसे क्या सीखा? मैंने आपसे आपकी जो ये लगन है कि आप लोगों से पूछ के आप एक ज़रिया हैं लोगों के लिए। बहुत से लोग हैं जिनको बहुत सी चीज़ें नहीं पता और वो इन हो सकता है इन सवालों के जवाब ढूँढ रहे हैं। तो आप उनके लिए बहुत अच्छे सोर्स बने हैं कि आप लोगों से पूछ के जिनसे भी आप बातें कर रहे हैं उनसे पूछ के आपकी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मतलब मैं यही सोचूँ कि आपने कितना सोच के अपने क्वेश्चन्स प्रिपेयर करे होंगे, मैम कितना मैम टू मतलब बी ऑनेस्ट एक बात बोलूं, जी। पहले मैं स्टार्टिंग में मैं सोचता था कि मैं क्वेश्चन बनाऊं। अब मैं क्वेश्चन नहीं बनाता। अब आप प्रैक्टिस में आप प्रो हो नहीं चुके नहीं हैं। नहीं, आप प्रो प्रो सीख मैं चुके नहीं हो हैं चुका। कि हाँ पता है, मुझे अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती एक्चुअल में। जब ये दो कम्युनिकेशन होती है ना, तो फ्लो बिगड़ जाता है, ठीक है। मैंने एब्सोल्युटली जितना भी सवाल पूछा ना, उसमें मैंने आप जैसे कि स्टार्टिंग में एमसी के बारे में मैंने उसमें एक पॉइंट लिया। मुझे लगा कि हाँ ये उनमें से क्वेश्चन हाँ पूछा हाँ, आपने। मैंने वहाँ से जी, उस जी। पॉइंट को निकाला, वहाँ से ले गया। तो मैंने कोई भी नोट डाउन नहीं करा, ठीक है, फ्लो बिगड़ जाता है। हाँ और मुझे मैंने आपकी एक चीज़ या और हम्म मतलब अच्छी लगती है जो मैंने कॉलेज में भी ये चीज़ देखी थी कि जो आपके नोट करने की जो स्किल है, उससे चीज़ें होता क्या है आप सुन तो लेते हैं पर आप भूल जाते हैं। अगर वो एग्जैक्टली। चीज़ें नोटेड हैं आपके सामने तो बहुत मैम बहुत आपको लगा अरे ये भी तो सुना था। मैम ये बड़े एक ये मैम बहुत एक हिडन अच्छी सीक्रेट वाली बताता हूँ, ठीक है। जी बताइए। आप लोगों ने जब जब ब्रीफिंग लिया है ना, आप डायरी लेकर आते थे, मुझे याद है, नहीं आप सब डायरी नोट लेकर आता करते था, थे। वो मतलब 50% है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा भी आप लोग का अभी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे लैपटॉप में है। अरे वाह! हमको भेज दीजिए ज़रा हम भी सुने हम क्या-क्या चीज़ें हमने पहले बोल रखी हैं। गौरव मिश्रा सर की और ये जो और भी जो मैम लोग थे, उनका सारे लोग अभी है मेरे पास में, ठीक है। तुषार सर का भी वाह! है। तो मैं क्या किया था कि मैंने उसको रख लिया था, ठीक है। इवन मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे क्लासेस थे, ठीक है, जिसमें कभी कभी ये वो हो जाता था। तो मेरी आदत थी फर्स्ट बेंच जी, आपका, हाँ उसी में मैं बैठता था तो टीचर के काफ़ी पास होता था। तो मैंने उसके वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए मैंने एक ऐप परचेज कर लिया था, ठीक है, प्ले स्टोर से। और उससे इतना शानदार मतलब वॉइस रिकॉर्ड होता था। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी मैं कुछ लगता है ना कि मिस होता है, चलते हैं एमसीए जर्नी में। आज भी मुझे पता चलता है कि बच्चे हंसते हैं, वहां पर बात होती है, टीचर इस तरीके टीचर ये दूसरे को भगा रहा है। मतलब वहां से वो रिप्ले, मैं तो ये मानता हूँ कि इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट, ओके, जस्ट रिप्ले द इवेंट। आप रिप्ले इवेंट को करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि लर्निंग आप उसमें आप पता चल जाएगा कि लर्निंग है। फिर अप्लाई करो, अप्लाई नहीं कर सकते हो तो लिख लो। और इवेंट तक तो मैम पहले जैसे मैं चलता था, अब मैं वैसे नहीं चलता, ठीक है। अरे वाह! ऑपरेशन, हाँ ऑपरेशन मेरी हो चुकी है, पिछले साल ही हुई थी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही अरे वाह! बात है, लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम मतलब होती है, खाने होने से लेकर के सारी चीज़ें। तो मैम ये बातें होगी, आपने मुझे बता दिया कि मैंने आपसे क्या सीखा, आपने मुझसे क्या सीखा, ये सारी चीज़ें होगी। अब बात करते हैं, अब सम अप करते हैं, रैप अप करते हैं, ठीक है। जी, हमारे बैच के लिए एक मैसेज, और आज से आने वाले हर एक वो विद्यार्थी जो एमसीए में आने वाला है, उसके लिए कोई एक मैसेज। आपके बैच के लिए एक मैसेज जैसे होता है ना आपका पहला ऐसा बैच था जिससे हम सीनियर बने थे। तो ओके हम आपके आने से हमारा मतलब प्रमोशन हुआ एक तरीके से। ओके तो आप लोग के आपके पूरे बैच के लिए हमेशा एक स्पेशल जगह रहेगी मेरे बैच के लिए। माय बैच वुड ऑलवेज़ फील स्पेशल व्हेन इट कम्स टू योर बैच क्योंकि जब तक आप नहीं आए थे तब तक हम जूनियर ही थे। आपके आने से हमारा
प्रमोशन आगे बढ़ाए। आपका बैच बहुत टैलेंटेड है, आपके इस पूरे बैच की बात कर रही हूँ मैं, और ये चलता रहता है, वो कर्व हमेशा ऊपर ही जाता है। हमारा बैच बेटर था हमारे पिछले वाले बैच से, आप बेटर हैं हमसे, आपके आने वाला बैच बेटर होगा आपके बैच से, ये चीज आगे पूरी चलती रहेगी। ये एक जनरल फैक्ट है, यहाँ पे कोई लॉजिक या कोई वो इन्वॉल्व नहीं है। अगली जनरेशन हमेशा अपनी पिछली जनरेशन से बेटर होती है, सेम गोज विद द बैचेस आल्सो। तो ये तो हुई आपके बैच की बात। जो आगे करंट आने वाले बैचेस हैं, मेरी उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट होगी, आप ये देखिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर यू डूइंग दैट। आपका मोटिवेशन क्या है लाइफ में। आपका मोटिवेशन है कि 7 लाख की नौकरी कर लेना, तो आप 7 लाख के लिए मेहनत करिए। आपका मोटिवेशन है कि आपको इलॉन मस्क की जगह लेनी है, तो आप फिर उतनी मेहनत करिए। और अगर आप ये कर रहे हैं कि मम्मी पापा के लिए करना है, तो आप ये देखिए कि वो जरूरी है आपके लिए, तो आप जरूर करिए। तो ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, और उस चीज को हमेशा याद रखिए कि मतलब वो एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि अगर वो चीज अचीव नहीं हुई, तो फिर आपका एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चन में आ जाए कि आप हैं क्यों दुनिया में। जैसे मेरे लिए ये था कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, मुझे मांगना ना पड़े कभी भी, मॉनेटरली मांगना ना पड़े, मैं मदद कर सकूं लोगों की। कोई अगर मुझसे मांग रहा है एग्जैक्टली तो मेरे एग्जैक्टली। पास ये ना कहूँ कि यार मेरे पास नहीं है। तो ये यस चीज मैम। मेरे लिए बहुत जरूरी थी, यही मेरा मोटिवेशन का द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन था। ये क्या अगर बात है, नहीं क्या अचीव बात है किया मैम। मैंने लाइफ में, तो बिल्कुल। फिर पढ़ाई लिखाई का, क्लास बंक करने का, कहीं पार्टिसिपेट घूमना क्या फायदा है, जब मैं यस खुश ही नहीं मैम। हूँ अपनी जीवन से। बिल्कुल, क्या फायदा, तो बिल्कुल। आप जो भी आने वाली चीज है, जो भी आने वाले लोग हैं जो एमसीए करेंगे, या अगला जो नया बैच है, आप ये देखिए आप क्यों कर रहे हैं, आपके लिए वो एक कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और उसके लिए अगर एमसीए जरूरी है, उसके लिए अगर कोडिंग जरूरी है, उसके लिए पढ़ाई जरूरी है, तो फिर आपको बाकी जगह से मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, एग्जैक्टली जिसके लिए बहुत एग्जैक्टली। लोग अवेलेबल है। मैम मेरा एक, सजेशन ये हाँ रहेगा। मैम, एक मेरी गंदी आदत हो चली थी, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं, आफ्टर निमसेट एग्जामिनेशन के बाद में मोटिवेशन वीडियो में दबा करके देखता था, ठीक है। आज के पॉइंट पे क्या मुझे उससे लगता है कि मोटिवेशन मिला मोटिवेशन आपको? पूरा का पूरा गार्बेज, पूरा का पूरा गार्बेज। कुछ भी नहीं भाई साहब, वो मतलब कि ऐसा चीज है कि वो आपको स्वीट पॉइजन है, राइट। अल्मोनिया को स्वीट पॉइजन बोलते हैं ना, आई थिंक अल्मोनिया को ही बोलते हैं, राइट। स्वीट पॉइजन की तरह आपको लगेगा नॉट कि श्योर। सब कुछ हो रहा है, लेकिन लाइफ में घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप मेरा मानना ये है, अगर आप मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब कि आपको पता नहीं है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। क्योंकि अगर आपको एग्जैक्टली पता होता, या, तो आपको मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जरूरत लोगों ही नहीं से पड़ती। पूछते कि मुझे वहां पहुंचने के लिए क्या करना क्या है, या करना हेल्प है, की जरूरत एक्शन, पड़ती। या जी। या। सो मैम, अब रात के 10 बजने वाले हैं। अरे भाई साहब, 10 बज गए, ओ माय गॉड। जी। सो मैम, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आज से हमने बहुत मुझे कुछ मैंने आपसे सीखा। जाते जाते अब मैं यही बोलूँगा दोस्तों, जैसे कि मैम ने बोला कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दैट इज़ नथिंग बट नो योर सेल्फ, राइट। और नो योर सेल्फ कैटेगरी जो आती है वो डिपेंड करती है आपके, जब आप अपने साथ में टॉक करेंगे तब, कम्युनिकेशन करेंगे तब। और कम्युनिकेशन से आप बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन आप हमेशा देखिए कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू, दैट सिंपल, राइट। सो इतना मैंने बात कर लिया मैम से। मैम, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट भी डाउन अभी करके रखा हुआ है, ठीक है। जिनसे मैंने पॉडकास्ट करता हूँ ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ आज अपना सीक्रेट, राइट। अभी भी कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ दिखाई दे रहा है। जी जी, काफी सारी चीजें नोट करके रखी हैं आपने। हाँ, तो उसमें मैं अभी भी नोट करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, जैसे ही फुल हो जाएगा ना, उसको पीडीएफ में करके गूगल ड्राइव पे अपलोड, ठीक है। अरे वाह। हाँ, और फिर उसको फिर या तो उसको अच्छे से रख देता हूँ, या तो फिर अगर जगह नहीं है तो फिर भाई उसको देना पड़ता है ये कबाड़ी में, राइट। सो जी ये जी। है मैम पूरी की पूरी चीज़ें। आपसे मैम बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। मुझे भी। जाते 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 मैं यही बोलूँगा, अ, हर एक विद्यार्थी से, पॉइंट में आप जिस भी लाइफ में हैं, प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है, ठीक है। जीवन ऐसे ही चलेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपने उस सिचुएशन में रह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें क्या करा। दूसरों से अलग तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वैल्यू तो ऐड करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। एंड मैम, 2 मिनट रुकिएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट में मुझे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देने दीजिए। सो
आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। एंड कोई भी अगर आपके पास में सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट करिए अगर हमें टाइम मिलता है, क्योंकि हमारे पास में अभी टाइम नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको एडमिट करना पड़ेगा। तो उसके बाद में हम जब भी टाइम मिले तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो आपने हमें इतना समय दिया, ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।